अध्याय 581 निडर। आह! वायुयान की बिजली अर्जुन के शरीर में बेतहाशा चुभ गई और उसे हवा में उछाल दिया। उसके शरीर की सतह बिजली के एक विशाल सफेद गोले में लिपटी हुई थी। बिजली का दर्दनाक झटका अर्जुन की इच्छा शक्ति को नष्ट नहीं कर सका, बल्कि इसने उसकी लड़ाकू भावना को और अधिक बढ़ा दिया। उनकी खेती का आधार तुरंत ही तेजी से बढ़ गया। वह मूल वापसी के 5वें चरण से मूल वापसी के 6ठे चरण में कूद गया। इसके अलावा मैं फिर से वापस आ सकता हूं। अर्जुन ने अपने दांतों को भींच लिया और बिजली की शक्ति का सामना करना जारी रखा। जहां तक उसके दायरे की बात है, वह धीरे धीरे मूल वापसी दायरे के 7वें स्तर तक पहुंच गया। इस समय तक अर्जुन का शरीर पारदर्शी हो चुका था। यह बिजली की शक्ति को सहन करने का परिणाम था। और भी है, मैंने इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है और मैं अपनी साधना को 2 स्तरों तक नहीं बढ़ा सकता। मुझे और ताकत दो, मुझे और चाहिए। बिजली का ताबीज पहले ही हिलना शुरू हो चुका था। यह सफेद लौ जलती बिजली थी। इसकी असली शक्ति का 2/3 हिस्सा अर्जुन के शरीर में भेजा गया था। अर्जुन ने शैतान सागर की अपनी यात्रा के दौरान अनगिनत लड़ाइयां लड़ी, जबकि भागने के दौरान भी उसने भयंकर संघर्ष किया। उनकी लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा की विशेषता यह थी कि वह जितनी अधिक लड़ाइयां लड़ते थे, उनकी मार्शल डाउ निम्न उतनी ही स्थिर होती थी, और उनकी लड़ाइयों की गुणवत्ता जितनी मजबूत होती थी, उनकी संचित ताकत उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती थी। इससे पहले अर्जुन ने अपने ही राज्य को बलपूर्वक दबाया, दबाया, फिर से दबाया, और अब उसके राज्य को अंततः एक रास्ता मिल गया था। मूल वापसी 8वां स्तर। अर्जुन जोर से चिल्लाया और उसके पूरे शरीर से 100 फीट ऊंची बिजली निकली। आस पास की मिट्टी तुरंत क्रिस्टल में बदल गई। अंततः सब कुछ सामान्य हो गया। अर्जुन ने तुरंत अपने शरीर में बची हुई बिजली की शक्ति को ब्राइट मून हाउटियन मिरर में छोड़ दिया और उसे जमा कर लिया। यह बिजली की शक्ति अर्जुन द्वारा स्वयं अवशोषित की गई शक्ति से 4 गुना ज्यादा थी। मिंग्यू हाउतियान दर्पण में बिजली चमकी, फिर धीरे धीरे लुप्त हो गई और काले दर्पण में वापस आ गई। अर्जुन चुपचाप जमीन पर खड़ा था। उसकी आंखों में बिजली की चमक तेज थी। दूसरी ओर उनका शरीर पत्थर की मूर्ति की तरह शांत था और उनकी आभा अत्यंत संयमित थी। यह एक विशेषज्ञ का प्रकटीकरण था। आखिरकार मैं हाउरान संप्रदाय की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आपने मुझे इस स्थिति तक मजबूर किया है, तो आपको इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। चूंकि वह यह काम पहले ही कर चुका था, इसलिए उसने इसे अंत तक करने का फैसला किया। उसके पैर मुड़ गए और उसका पूरा शरीर बिजली की तरह चमक उठा, जो 100 मीटर जमीन को चीरता हुआ आसमान में उछल गया। मैंने इसे वहीं आकाश में पाया। नीचे शहर के अंदर कई भाड़े के सैनिक जोर से चिल्लाए। अर्जुन ने अपने युआन क्यूई पंख फैलाए और हाथ में विशाल कृपाण को कसकर पकड़ लिया। इस क्षण उसके हृदय में अत्यंत शांति का अनुभव हुआ। जहां तक उसकी विशाल कृपाण की बात है, तो युआन क्यूई छोड़ने से पहले ही बिजली की हल्की चमक दिखाई देने लगी थी। हाँ, तुम मेरी हथेली से बच नहीं सकते। एक उड़ता हुआ जहाज तेजी से ऊपर आया। उस उड़ते हुए जहाज पर स्वर्गीय गहन संप्रदाय के 14 शिष्य एक के बाद एक नीचे उतरे। उनके आगे वाला शिष्य अश्वमुख वाला था। अर्जुन धीरे से जमीन पर उतरा। उसने एक विशाल कृपाण उठाया और घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य की ओर बढ़ा। कृपाण और तलवार जमीन पर तिरछी घसीटने लगे, जिससे आग की लपटें उठने लगीं। घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य ने अभी भी अपना अर्ध राक्षसी शरीर बनाए रखा। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अर्जुन की ओर दौड़ा। इस बार मैं दया नहीं दिखाऊंगा। अपनी 7 मीटर की भयानक ऊंचाई का भरोसा करते हुए उसने अर्जुन की ओर 2 भयानक युद्ध कुल्हाड़ियों का प्रहार किया। कुल्हाड़ी के ऊपर युआन क्यूई अत्याचारी था, जो एक विशाल एक्स आकार बना रहा था। यह नजारा उस काले झंडे वाले आदमी ने भी देखा,
जो कुछ ही दूरी पर दौड़कर आया। उस आदमी ने गहरी सांस ली और गुस्से से बोला, मुझे लगा कि उसे अपनी चोटों से उबरने के लिए स्पिरिट जड़ी बूटियां चाहिए थीं और वह जल्दी से भाग गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मूर्ख सचमुच वापस आएगा। अगर मुझे यह पता होता तो मैं उसे जबरदस्ती शहर से बाहर ले जाता। हालांकि अर्जुन अभूतपूर्व रूप से शांत था, क्योंकि वह उन दो कुल्हाड़ियों का सामना कर रहा था जिन्हें घोड़े के चेहरे वाले शिष्य ने काट दिया था। जब कुल्हाड़ी अर्जुन के सिर से 1 मीटर से भी कम दूरी पर गिरी तो सभी ने सोचा कि अर्जुन ने हार मान ली है, क्योंकि अर्जुन ने न तो चकमा दिया और न ही पलटवार किया। लेकिन इस समय अर्जुन ने अचानक अपना बायां हाथ उठाया। क्या वह इसे अपने नंगे हाथों से पकड़ना चाहता है? स्वर्गीय गहन संप्रदाय के 13 शिष्य भी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन अचानक मूर्ख बन जाएगा। हालांकि अगले दृश्य ने सभी को चौंका दिया। झनकार! दोनों कुल्हाड़ियों ने एक साथ अर्जुन के बाएं हाथ पर वार किया। हालांकि कुल्हाड़ी रुक गई। अर्जुन का शरीर किसी प्राचीन चीड़ के पेड़ की तरह स्थिर था। उसके बाएं हाथ पर एक भयानक युद्ध कुल्हाड़ी का प्रहार हुआ, फिर भी उसका बाएं हाथ 2 टुकड़ों में नहीं फटा। उसने अर्जुन की कमर भी नहीं मोड़ी। यह तो असंभव है। घोड़े जैसे चेहरे वाला शिष्य चौंक गया। अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, तुमने मुझे मजबूर किया। तुम मेरी असली ताकत देखना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने अपना बायां हाथ छोड़ दिया और उसका शरीर अचानक बिजली के एक बोल्ट में बदल गया, जो घोड़े के चेहरे वाले आदमी के पास से गुजर गया। इसके बाद अर्जुन घोड़े के चेहरे वाले शिष्यों की ओर देखे बिना ही अन्य स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों की ओर चल पड़ा। घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य का चेहरा सदमे से भर गया। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया तो देखा कि उसके पेट पर अचानक एक खूनी लकीर उभर आई है। उसके तुरंत बाद उसका 7 मीटर लंबा शरीर सचमुच वहीं फट गया। 2 टूटे हुए शरीर जोर की गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिर पड़े। क्या? यह 13 स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए जब किसी ने चिल्लाकर कहा, इस बदमाश का क्षेत्र नाटकीय रूप से बढ़ गया है। सभी लोग जल्दी से पीछे हट जाओ। जैसे ही अर्जुन चला, उसने अपने दांत पीस लिए और अपने दांतों के बीच से एक वाक्य निकाला, आपने मुझे संप्रदाय की अपेक्षाओं के खिलाफ जाने के लिए मजबूर किया और यह सब करने के बाद आप बचना चाहते हैं? आज यहीं रहो, इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। जैसे ही उसने यह कहा, अर्जुन बिजली के एक बोल्ट में बदल गया और स्वर्गीय गहन संप्रदाय के एक शिष्य के सामने चमक उठा। आह! काले संप्रदाय के शिष्य घबरा गए और उन्होंने जल्दी से अपने अर्ध राक्षस शरीर के दाहिने हाथ का उपयोग हमले को रोकने के लिए किया। अर्जुन ने अपनी कृपाण से शिष्य की बांह पर वार किया, जिससे उसका हाथ 2 हिस्सों में बंट गया। अर्जुन एक बार फिर बिजली के बोल्ट में बदल गया और तीसरे शिष्य की ओर दौड़ा। शिष्य ने जल्दी से अपनी विशाल छड़ी उठाकर उसे रोक दिया। अर्जुन ने उस विशाल छड़ी को लात मारकर दूर फेंक दिया। उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और एक ब्लेड चमकता हुआ उसके पास से गुजरा। इसके बाद अर्जुन ने बिना पीछे मुड़े चौथे स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्य का पीछा किया। तीसरे स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्य की गर्दन पर एक रक्तरंजित रेखा उभर आई। फिर उसका सिर धीरे धीरे क्षैतिज रूप से नीचे की ओर खिसकर जमीन पर लुढ़क गया। इस क्षण चरित्र में एक बड़ा बदलाव आ गया था। जो व्यक्ति अर्जुन का पीछा कर रहा था, अर्जुन ने उसका पीछा किया था। स्वर्गीय गहन संप्रदाय के 11 शिष्य शीघ्रता से अलग अलग दिशाओं में भाग गए। भाड़े के सैनिकों की नजर में अर्जुन का शरीर लगातार बिजली में बदल रहा था, क्योंकि वह शहर के चारों ओर हमला कर रहा था। जी आकार की बिजली की चमक लगातार चमकती रही। प्रत्येक चमक के साथ स्वर्गीय गहन संप्रदाय के एक शिष्य का सिर सड़क पर फेंक दिया जाता था। मात्र 3 सेकंड में ही स्वर्गीय गहन संप्रदाय के 8 अनुयायी सड़कों पर आ गए। 3 सेकंड और बीते और सड़कों पर खड़े लोगों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। 2 सेकंड बाद
अर्जुन का पूरा शरीर खून से नहा गया। वह दो सिर हाथों में लिए धीरे धीरे इधर उधर घूम रहा था। उसके चेहरे पर बेहद भद्दी भाव भंगिमाएं थीं। वह बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधित होकर इन लोगों ने उसे अपना साधना क्षेत्र बढ़ाने के लिए मजबूर किया। उनके शरीर पर लगा रक्त गहन आकाश संप्रदाय के शिष्यों से आया था। इस समय पश्चिमी जिले के सभी भाड़े के सैनिक पूरी तरह से चुप थे। क्यों? अर्जुन ने आखिरी दो सिर जमीन पर फेंक दिए और चिल्लाया, मुझे मजबूर क्यों किया जाना चाहिए? और कौन मेरा सिर चाहता है? मेरे साथ आओ। लेकिन ऐसे समय में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने का साहस कौन करेगा? दुश्मन के भाड़े के सैनिक इतने डर गए कि उन्होंने अपनी गर्दनें सिकोड़ लीं। उनमें से एक बोला, मालिक मर गया, मिशन नाकाम हो गया, पीछे हटो। अध्याय 582 बड़ा भरोसा। अर्जुन ब्लैक जियांग शहर में घूम रहा था। इस समय शहर के सभी भाड़े के समूहों ने आदेश जारी कर दिया था कि आज से वे 3 दिनों के भीतर कोई और मिशन नहीं लेंगे। वे अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे। पहले वे इस मिशन को स्वीकार करने को तैयार थे, क्योंकि स्वर्गीय गहन संप्रदाय का बहुत बड़ा प्रभाव था। वे जानते थे कि वे निश्चित रूप से असफल नहीं होंगे। लेकिन अब स्वर्गीय गहन संप्रदाय के उन 14 शक्तिशाली शिष्यों को अर्जुन ने मछलियों की तरह मार डाला था। शक्ति में इतना अंतर अब साधारण योद्धाओं के लिए समझ से बाहर था। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और विशाल कृपाण स्वतः ही उसकी पीठ से चिपक गई। आधे घंटे बाद अर्जुन ने अपने शरीर पर सरणी शक्ति को ताजा किया। अर्जुन तुम? काले झंडे वाला आदमी अर्जुन के पीछे पीछे चला। यह देखकर कि अर्जुन शहर छोड़कर जाना चाहता है, वह कुछ कहने से हिचकिचाया। अर्जुन का मूड बहुत खराब था। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और कहा, मैंने शैतान सागर की अपनी यात्रा के दौरान तुम्हारे लोगों को बचाया था, और आज आप सभी ने अपनी पूरी ताकत से मेरी मदद की। मुझे यह उपकार याद है। यदि भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी आए, बशर्ते वह परेशानी धर्म, नैतिकता या विवेक के विरुद्ध न हो, तो तुम मुझे खोजने के लिए हावरान संप्रदाय में आ सकते हो। मेरा नाम अर्जुन है। इतना कहकर अर्जुन उछल पड़ा और एक तेज घड़घड़ाहट के साथ उसके पीछे एक विशाल बिजली का पंख प्रकट हुआ। पंख के कुछ ही फड़फड़ाहट के साथ अर्जुन पहले ही एक प्रतिबिंब में बदल गया और पूर्व की ओर उड़ गया। अर्जुन की प्रस्थान आकृति को देखते हुए काले झंडे वाले व्यक्ति ने ठंडी हवा की सांस ली और खुश होकर कहा, सौभाग्य से अंत में हमें ऐसी भयानक आकृति का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने, ब्लैक फ्लैग ने, अर्जुन की रक्षा के लिए एक कठिन निर्णय लिया है। मुझे डर है कि यह निर्णय पिछले 10 वर्षों में सबसे सही और मूल्यवान है। शहर के पूर्वी हिस्से में अर्जुन को अपना 4 पंखों वाला ग्रिफिन मिला और उसने पूर्व की ओर उड़ान भरने के लिए अपने पंख फैला दिए। ब्लैक जियांग शहर उसका आखिरी पड़ाव था। उसे रास्ते में रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। वह 3 दिनों के भीतर हाउतियन साम्राज्य लौट सकता था। हालांकि चीजें अक्सर अवांछनीय होती थीं। जब अर्जुन को हाई शहर के ऊपर दोनों देशों के बीच की सीमा पर उड़ रहा था, तो दूर आकाश में भयंकर युआन क्यूई की 4 किस्में अचानक उसका पीछा करने लगीं। युआन क्यूई की 4 किस्में तुरंत अर्जुन के सामने आ गईं और 4 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में बदल गईं। इन 4 लोगों को देखकर अर्जुन का दिल और शांत नहीं हो सका। ये चारों दरअसल स्वर्ग के 5वें स्तर के विशेषज्ञ थे। यह खत्म हो गया है। अर्जुन का दिल बैठ गया और उसके मन में भागने का विचार भी नहीं आया। वह जानता था कि उसके लिए स्वर्ग के 4 पुराने राक्षसों से बचना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर वह सूर्य तलवार क्यू का इस्तेमाल भी करे, तो भी वह उनमें से सिर्फ एक को ही मार पाएगा। सबसे अच्छा तो यही होगा कि पिछली बार की तरह उनमें से 2 को ही मार डाला जाए। अर्जुन, तुम जानती हो कि तुम बच नहीं सकती। 4 बूढ़े राक्षसों के बीच से एक अधेड़ उम्र का आदमी शून्य से बाहर निकला। पश्चिमी क्षेत्र बहुत विशाल है। शायद हम तुम्हें अपनी सीमाओं के भीतर नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन हम जानते हैं
कि तुम हाओतियन साम्राज्य में जरूर लौट जाओगे। फिर तुम यह रास्ता कैसे पार कर सकते हो? उस आदमी ने अपने हाथ पीछे करके कहा। हा 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 हा। अर्जुन ने ऊपर देखा और हंसा। उसने शराब का एक जार निकाला और एक ही सांस में पूरी पी गया। उसने अपने मुंह का कोना पोंछा और जोर से हंसा। अरे, इस पापा ने तो अपनी जान जोखिम में डाल दी। क्या तुम्हें मेरा सिर नहीं चाहिए था? आगे बढ़ो, मैं आज तुम्हारे मरने तक तुम सबका पीछा करूंगा। क्या जबरदस्त आवाज है! एक साधारण सा मूल वापसी मार्शल कल्टीवेटर सीनियर हेवंस क्रायर से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यह सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें हल्की सी झपक गईं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके साथ ही स्वर्ग की भयानक शक्ति उस व्यक्ति के हाथ में समा गई। स्वर्ग की शक्ति प्रकाश के एक विशाल पिंजरे में बदल गई और तुरंत अर्जुन को ढक लिया। इस समय आकाश अचानक जगमगा उठा। शाम हो चुकी थी और डूबते सूरज की आखिरी चमक भी लगभग खत्म होने वाली थी। हालांकि किसी कारणवश आसमान अचानक दिन के समान चमकीला हो गया, जिससे दोपहर में शाम को भीषण गर्मी हो गई। क्या? चारों बूढ़े राक्षसों ने एक साथ सिर उठाया। यह देखकर चारों अवाक रह गए। आकाश के बीच में एक सूरज भी था। जब अर्जुन ने सूरज को देखा तो उसकी नाक खराब हो गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। मेरे शिष्यों, मैं तुम्हें इन्हें गूंथने की अनुमति कैसे दे सकता हूं? एक विस्मयकारी आकृति सूर्य से नीचे उतरी। तुम! अरे, यह तो सनपीक मास्टर जू कैयुए है। चारों बूढ़े राक्षस बुरी तरह डर गए। जू कैयुए ने एक साधारण सादे कपड़े का गाउन पहना हुआ था, जिसके साथ एक रोएंदार पोनीटेल थी और वह तटस्थ तरीके से कपड़े पहने हुए थी। जू कैयुए दिव्य युद्ध कला में पारंगत था। चार बूढ़े राक्षस ऐसे व्यक्ति से लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? वे तुरंत तितर बितर होकर भाग गए। शू कैयुए का चेहरा भावहीन था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे थोड़ा सा भींच लिया। चारों बूढ़े राक्षसों को एक अदृश्य शक्ति ने तुरंत पीछे खींच लिया। वे चारों एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए और अपनी बेड़ियों से मुक्त होने में असमर्थ बेतहाशा संघर्ष करने लगे। तुम्हें अपना सम्मान करना होगा। अधेड़ उम्र का आदमी घबरा गया और बोला, वरिष्ठ दिव्य मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञों, क्या तुम अब भी हम स्वर्गीय स्कायर क्षेत्र के कनिष्ठों पर हमला करना चाहते हो? अगर यह बात फैल गई तो क्या तुम्हें दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों द्वारा हंसाए जाने का डर नहीं होगा? जू कैयुए ने अपनी उंगलियां छटकाईं और स्वर्ग स्कायर क्षेत्र में मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने तुरंत विस्फोट कर दिया। शर्म? जू कैयुए ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और 3 बार उंगलियां छटकाईं। बाकी 3 हेवेंस ट्राइंग रियल मार्शल आर्टिस्ट भी भड़क उठे। मास्टर! अर्जुन जल्दी से जू कैयुए के पास गया और खुशी से बोला, आप पश्चिमी क्षेत्रों में क्यों आए? जू कैयुए ने उत्सुकता से पूछा। जब आप प्रशिक्षण के लिए बाहर आए तो आपकी ताकत बढ़ गई, लेकिन आपकी बुद्धि कम हो गई। क्या मैं आपके लिए नहीं आया था? मूल रूप से अर्जुन अपने मालिक से थक जाना चाहता था, लेकिन अब जू कैयुए के शब्दों ने उसे लगभग खून की उल्टी करवा दी। उन्होंने आपके लिए चीजें कैसे मुश्किल बना दी? जू कैयुए ने पूछा। अर्जुन ने जू कैयुए को रास्ते में घटी सारी बातें बताईं। जू कैयुए ने सिर हिलाया। उसने एक हाथ से अर्जुन का कंधा पकड़ा और तुरंत एक तेज रोशनी की किरण की तरह बाहर निकल गई। आहा, गुरु, क्या हम मध्य मैदानों की ओर वापस नहीं जा रहे? अर्जुन को अचानक पता चला कि शू कैयुए उसे पश्चिम की ओर ले जा रहा था। वह स्पष्ट रूप से पश्चिमी क्षेत्र था। हालांकि शू कैयुए ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अर्जुन को पकड़ लिया और दसियों हजार मील दूर उड़ गई। फिर उसने तुरंत अपने युआन क्यूई के उतार चढ़ाव को छुपाया और अर्जुन को पकड़कर 10,000 मील और उड़ गई। बाद में उसने अर्जुन को जमीन पर रखा और कहा, आकाश में उड़ो और अपना सार मुक्त करो। मास्टर? अर्जुन दंग रह गया। जू कैयुए ने कहा,
मैंने तुमसे कहा था कि जाने दो, तुमने जाने दिया, बात करना बंद करो। हाँ, अर्जुन ने कमोबेश जू कैयुए के विचारों का अनुमान लगा लिया था। इस प्रकार अर्जुन ने बिना किसी संकोच के अपने युआन क्यूई को आकाश से मुक्त कर दिया। कुछ ही देर बाद एक स्वर्ग दर्शन करने वाला मार्शल कलाकार अचानक जंगल में प्रकट हुआ। वह व्यक्ति तेजी से अर्जुन का पीछा करते हुए चिल्लाया, अर्जुन, देखते हैं तुम कहां जा रही हो। वाह! सूरज की एक किरण आसमान में चमकी। वह शू कैयुए थी। आह, तुम स्वर्ग दर्शन क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ जू कैयुए को देखा। जू कैयुए ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और मार्शल कलाकार की ओर सूर्य की किरणें फेंकी। हेवनस्क्रायर मार्शल कलाकार को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि उसके शरीर में छेद कर दिया गया और उसकी अज्ञात मौत हो गई। जू कैयुए ने अर्जुन का कंधा पकड़ा और पश्चिम की ओर उड़ती रही। 30,000 किलोमीटर बाद उसने अर्जुन को आकाश में छोड़ दिया और कहा, अपनी युआन क्यूई छोड़ दो। हा 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 हा, अर्जुन जोर से हंसा। ठीक है, चलो। ऐसा कहने के बाद उसने अपना युआन क्यूई जारी करना जारी रखा। 10 मिनट से भी कम समय में 3 हेवनस्क्रायर क्षेत्र के मार्शल कलाकार उड़कर ऊपर आ गए। उनमें से 2 हेवनस्क्रायर के तीसरे स्तर पर थे, जबकि एक हेवनस्क्रायर के छठे स्तर पर था। यह अर्जुन है, यह सही है, यह वही है। मुझे सचमुच अपने लोहे के जूते तोड़ने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। जमीन पर जू कैयुए सूरज की एक किरण में बदल गई जो सीधे हवा में उछल पड़ी। उसने तीनों लोगों की तरफ देखा और कहा, मुझे अपने लोहे के जूतों में पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही है। इसके साथ ही 3 उंगलियां टूट गईं और 3 स्वर्ग दृष्टा क्षेत्र के पुराने राक्षस एक ही समय में फट गए। जू कैयुए ने अर्जुन की बांह पकड़ ली और कहा, मुझे परवाह नहीं है अगर कोई मूल क्षेत्र का मार्शल कलाकार तुम्हारा पीछा करता है। हालांकि स्वर्ग स्कायर क्षेत्र एक बूढ़ा और अपमानजनक व्यक्ति है जो तुम्हें पकड़ने आया है। मैं निश्चित रूप से चुपचाप बैठकर तुम्हें अनदेखा नहीं करूंगा। पश्चिमी क्षेत्र के योद्धाओं, क्या तुम सचमुच मेरे शिष्यों को इसलिए परेशान कर रहे हो कि उनके पास कोई समर्थक नहीं है? चलो चलें, पश्चिम की ओर बढ़ते रहें। उन्होंने तुम्हें कैसे धमकाया? गुरु तुम्हें वापस धमकाने में मदद करेंगे। अध्याय 580। घर जाओ। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, गुरु, चलो संप्रदाय में वापस चलते हैं। हम पहले ही कुछ स्वर्ग स्कायर क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार चुके हैं। अगर हम गुस्सा करना चाहते हैं तो यह पर्याप्त है। इसके अलावा वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या आप डरते हैं? जू कैयू ने अर्जुन पर नजर डाली। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे डर लग रहा है। मैं पश्चिम से पूर्व तक लड़ता रहा हूं। मुझे लिखना नहीं आता क्योंकि मैं बर्बाद हो गया हूं। लेकिन मास्टर मेरे प्रति बहुत आभारी हैं। अगर आप मेरे कारण मास्टर को नीचे खींचेंगे तो मैं 100 बार भी मर जाऊं तो भी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगा। स्वर्गीय गहन संप्रदाय हम पर लालच भरी नजर रख रहा है। पहले पश्चिमी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय स्वर्गीय गहन संप्रदाय के मार्शल अभ्यासी थे। मुझे डर है कि वे गुरु के लिए हानिकारक होंगे। जू कैयुए ने कहा, अगर वे आना चाहते हैं तो आ जाइए। मैं आपका स्वामी हूं। अगर मैं आपकी रक्षा नहीं करूंगा तो इस दुनिया में और कौन आपकी रक्षा करेगा? अर्जुन भावुक हो गया और बोलना चाहता था, लेकिन उसने दूर से एक आवाज सुनी। सामने है जू कैयुए, भगवान जू। आवाज बहुत दूर से आई और एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने हाथ पीछे करके चला आया। यह व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ा और सैकड़ों किलोमीटर दूर था। वह केवल 3 कदम और 2 कदम की दूरी पर ही अर्जुन और अन्य 2 लोगों के सामने पहुंच गया था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जू कैयुए की ओर मुट्ठी बांधते हुए कहा, मैं पश्चिमी क्षेत्रों की तीनों सेनाओं का उप कमांडर झोझो हूं। प्रारंभिक वर्षों में पश्चिमी क्षेत्रों ने मध्य मैदानों को अपमानित किया। जब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो ओल्ड मास्टर थियान दाओ ने हमारे पश्चिमी क्षेत्रों के विनाश को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया।
हमने ऐसी दयालुता को कभी भूलने की हिम्मत नहीं की। चूंकि भगवान जू आज स्वयं आए हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से मकान मालिक के साथ दोस्ती करेंगे। अर्जुन ने झोझो को गौर से देखा और महसूस किया कि वह उस व्यक्ति के दायरे को नहीं देख पा रहा था। उसे डर था कि कहीं वह शू कैयुए से कम तो नहीं है। जू कैयुए ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मैंने तुम्हें अच्छी बातें कहने दी, लेकिन तुमने भी बुरे काम किए हैं। पश्चिमी क्षेत्र के काले और सफेद दांव ने मेरे शिष्य को रोककर मार डाला, और तुम्हारे पश्चिमी क्षेत्र की सेना का भी इसमें हाथ था। तुम क्या कहते हो? झो मुस्कुराया और बोला, मुझे इस मामले के बारे में पहले से ही पता है। यह हमारी सेना के मध्यम स्तर के जनरलों द्वारा किया गया था। हमारे उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता नहीं है। जैसे ही उसने बात की, झो ने अपना हाथ हिलाया और दूरी पर एक व्यक्ति को युआन क्यूई ने बांध दिया और उसके सामने खींच लिया। इस व्यक्ति ने एक मध्यम स्तर के जनरल की वर्दी पहन रखी थी। उसकी बाहें युआन क्यूई में लिपटी हुई थीं और वह घबराए हुए भाव के साथ झो के बगल में खड़ा था। झो ने हाथ हिलाकर कहा, छोटे दोस्त जियांग से माफी मांगो। मध्यम स्तर का जनरल स्पष्ट रूप से अनिच्छुक था, लेकिन उसने झो के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अर्जुन के सामने झुक सकता था। क्या यही अंत है? शू कैयुए ने शांति से कहा, शिष्य, उसे प्रणाम करो। उसके बाद गुरु उसे मारकर तुम्हारा बदला लेंगे। आह, भगवान जू, आप ऐसा नहीं कर सकते। झो ने जल्दी से कहा, हालांकि मैं एक उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी हूं, फिर भी मैं एक मार्शल कलाकार हूं। मैं अभी भी मार्शल दुनिया के नियमों के बारे में स्पष्ट हूं। जूनियर्स के बीच के मनमुटाव को स्वतंत्र जूनियर्स द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। हम बड़ों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि विश्व के सभी उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार युवा पीढ़ी का नरसंहार करने लगे, तो मार्शल आर्ट की इस दुनिया का रक्त रेखा टूट जाएगा। झो ने जो कहा वह सही था। यह मार्शल आर्ट की दुनिया का एक अलिखित नियम था, क्योंकि उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट कलाकार बहुत शक्तिशाली होते थे। अगर उन पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए, तो जब तक वे हाथ हिलाते रहेंगे, हजारों युवा मार्शल आर्ट कलाकार तुरंत मर जाएंगे। इसलिए एक ही उम्र के लोगों के बीच के झगड़ों को एक ही उम्र के लोगों द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। यहां तक कि गुरु और बड़े भी जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जू कैयुए ने कहा, तो फिर आप स्वर्ग सक्रिय क्षेत्र के मार्शल कलाकार मेरे शिष्य का पीछा क्यों कर रहे हैं? झो ने कहा, झांग नान का पीछा करने वाले केवल कुछ ही स्वर्ग स्कायर क्षेत्र के मार्शल कलाकार हैं। अब आपने उनमें से लगभग सभी को मार डाला है। दरअसल मैंने तुम्हें तब से देखा है जब से तुमने पश्चिमी क्षेत्रों में कदम रखा था। हालांकि जब तुमने लोगों को मारा था, तब मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, क्योंकि वे स्वर्ग के स्कायर क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे जिन्होंने अपने अपराध स्वयं किए थे और वे मृत्यु के पात्र थे। इसके अलावा फेंग झोजू, एक बात मत भूलना। झो मुस्कुराया और बोला, अर्जुन मध्य मैदानों से है, लेकिन उसे हमारे पश्चिमी क्षेत्रों में शिकार बनाया गया था। आप भी मध्य मैदानों से हैं, फिर भी आपने उसे मारने के लिए हमारे पश्चिमी क्षेत्रों तक उसका पीछा किया। कोई बात नहीं, यह समझ में नहीं आता। कई सालों से हमारे पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर मध्य मैदानों में अपराध करते रहे हैं, और उनमें से अनगिनत आपके मध्य मैदानी इलाकों के लोगों द्वारा मारे गए हैं। क्या आपने कभी मेरे पश्चिमी क्षेत्र के विशेषज्ञों को कर्ज वसूलने के लिए मध्य मैदानों में जाते देखा है? चीजों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। एक यार्ड है। आप उन्हें भ्रमित नहीं कर सकते। झो का स्वर बहुत शांत था, न तो आक्रामक और न ही विनम्र। जू कैयुए ने एक पल सोचा और आखिरकार सिर हिला दिया। तुम्हारी बात तो सही है, मैं इसका खंडन नहीं कर सकता। धन्यवाद लॉर्ड जू, आपकी समझदारी के लिए। झो ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा, आप जानते हैं, पश्चिमी क्षेत्रों में स्थिति बहुत अराजक है। ज्यादातर समय यह हमारी सेना के हाथ में नहीं होता।
वे काली ताकतें साल भर यहाँ जड़ें जमाए रहती हैं, जो हमारी सेना के लिए भी सिरदर्द बनी हुई है। इसके अलावा आप जानते हैं कि इस बार मास्टरमाइंड कौन है? ऐसा नहीं है कि हमारा पश्चिमी क्षेत्र अर्जुन के लिए चीजें मुश्किल बनाना चाहता है, बल्कि अन्य लोग हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। झोझो जिस व्यक्ति का उल्लेख कर रहे थे, वह स्वाभाविक रूप से गहन आकाश संप्रदाय का उल्लेख कर रहे थे। झोझो ने कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं व्यक्तिगत रूप से उन अंधेरी ताकतों की तलाश करूंगा। मैं आपको एक संतोषजनक स्पष्टीकरण दूंगा। ठीक है। जू कैयुए ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि तुमने खुद कहा है, मैं एक बार तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा। अर्जुन, चलो। जू कैयुए ने युआन क्यूई का एक किनारा छोड़ा और अर्जुन के साथ पूर्व की ओर उड़ गया। जू कैयुए के चले जाने के बाद झोझो के मुस्कुराते चेहरे पर अचानक हत्या का इरादा दिखाई दिया। वह बंधे हुए जनरल की ओर देखने लगा और ठंडे स्वर में बोला, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितनी परेशानी खड़ी कर दी है? जनरल इतना भयभीत था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। झोझो ने कहा, बाहरी लोगों के सामने मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं। यह हमारे पश्चिमी क्षेत्र की सेना की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी मूर्खता की कीमत चुकाओ। ऐसा कहने के बाद झोझो ने अपना हाथ लहराया और बंधे हुए जनरल ने एक भी शब्द नहीं कहा और तुरंत राख में बदल गया। सेना में एक जनरल होने के नाते मैं सेना में योगदान नहीं दे पा रहा हूं। इसके बजाय मैं हर जगह परेशानी खड़ी कर रहा हूं। मैं तुम्हें किस काम का बनाना चाहता हूं? झोझो ने अपनी आस्तीन लहराई और गुस्से से वहां से चला गया। मास्टर, मुझे अपने परिवार की याद आ रही है। मैं घर जाकर देखना चाहता हूं, अर्जुन ने कहा। जू कैयुए ने कहा, हां, लेकिन मेरी पहचान उजागर मत करना। मुझे नहीं लगता कि यह परेशानी वाली बात है। हां, अर्जुन ने सिर हिलाया। जियांग कबीला दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित था, पश्चिमी क्षेत्रों से ज्यादा दूर नहीं। शू कैयुए की उड़ान की गति के कारण वह आधे घंटे से भी कम समय में पहुंच जाती। जब दोनों ब्लूस्टोन टाउन पहुंचे तो उन्होंने पाया कि शहर बहुत चहल पहल वाला था। जियांग नान को थोड़ी पूछताछ के बाद ही पता चला कि आज का दिन बहुत खास था। ब्लूस्टोन टाउन के दो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति दीर्घायु हुए। एक जियांग कबीले के पुराने गुरु जियांग झानक्सियोंग का 80वां जन्मदिन था और दूसरा वांग कबीले के वांग चान्हे कबीले के गुरु का 60वां जन्मदिन था। क्योंकि अर्जुन ने हाओरन संप्रदाय में प्रवेश किया और 12 संयुक्त परीक्षाओं में चमक गया, जियांग कबीले की स्थिति छलांग और सीमा से बढ़ी और यह कहा जा सकता है कि सुर्खियों में कोई अंतर नहीं था। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि धधकते अग्नि संप्रदाय ने स्वर्गीय गहन संप्रदाय के अधीन हो गया है और स्वर्गीय गहन संप्रदाय ने स्वयं वांग शियाओयुन को अपने मुख्य शिष्य के रूप में अपना लिया है। परिणाम स्वरूप वांग कुल, जिसे अभी शियांग कुल द्वारा दबा दिया गया था, फिर से चमक उठा। छोटे से ब्लूस्टोन शहर में इन दो गुटों के पीछे की ताकतों को भड़काने की किसी ने हिम्मत नहीं की। परिणाम स्वरूप सिटी लॉर्ड हांग जेन, जो आधिकारिक पद पर पहुंचने वाले थे, ने व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम की मेजबानी की और 2 दीर्घायु सितारों को सिटी लॉर्ड के भवन में आमंत्रित किया ताकि वे जाने से पहले एक साथ अपनी दीर्घायु का जश्न मना सकें। अर्जुन शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे अपने दादा के जन्मदिन के बारे में पता ही नहीं था, और तो और उसके दादा का जन्म भी वांग चांगे के जन्मदिन के दिन ही हुआ था। अध्याय 584 दोहरा जीवन काल। जू कैयुए उदासीन थी और उसमें एक महिला परिवार जैसा सौंदर्य प्रेमी व्यक्तित्व नहीं था। वह उदासीन रहने की आदी थी और अपने कपड़ों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। इस समय उसने एक साधारण लंबा गाउन पहना हुआ था, लेकिन फिर भी वह उसकी अद्वितीय सुंदरता को ढक नहीं पा रहा था। ब्लू रॉक सिटी में इतनी खूबसूरत महिला पहले कभी नहीं आई थी। अर्जुन और जू कैयुए साथ साथ चल रहे थे, जिससे बड़ी संख्या में राहगीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे।
जू कैयुए की सुंदरता का वर्णन करते हुए एक राहगीर ने कहा कि यह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। अर्जुन ने कहा, वह वांग शियाओयुन, मैं उससे पहले भी लड़ चुका हूं। उसकी प्रतिभा के साथ मुझे डर है कि वह गहन आकाश संप्रदाय के बाहरी शिष्यों तक भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन उसे एक मुख्य शिष्य के रूप में पोषित किया गया था। जू कैयुए ने कहा, यह गहन आकाश संप्रदाय द्वारा किया गया एक इशारा है। अब से इस दुनिया में कोई धधकती आग संप्रदाय नहीं होगा। अन्य संप्रदायों को दिखाने के लिए जो स्वर्गीय गहन संप्रदाय के अधीन होने वाले हैं, स्वर्गीय गहन संप्रदाय निश्चित रूप से धधकती अग्नि संप्रदाय के मुख्य शिष्यों पर विशेष ध्यान देगा। इसे लोगों को रिश्वत देने का एक तरीका माना जा सकता है ना? हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। जब वे बात कर रहे थे तब तक वे दोनों मुड़ चुके थे और ब्लूस्टोन सिटी के सिटी लॉर्ड के भवन में पहुंच चुके थे। इस समय सिटी लॉर्ड्स मेंशन के बाहर काफी भीड़ थी। ब्लूस्टोन सिटी से आए बड़ी संख्या में लोग मेंशन के बाहर ही रुके हुए थे। इन लोगों के पास अपना जन्मदिन मनाने के लिए अंदर जाने की योग्यता भी नहीं थी। जियांग वंश और वांग वंश की पृष्ठभूमि के बारे में सुनकर आस पास के कई शहरों के बड़े बड़े लोग भी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने सुना कि सियानवुड सिटी, ब्लैक विंड सिटी और व्हाइट बर्ड सिटी के 3 नगर स्वामी स्वयं आए हैं। जू कैयुए के रूप रंग ने स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में लोगों की ईर्ष्यालु निगाहों को आकर्षित किया। सौभाग्य से आज का दिन अच्छा था और कोई भी मूर्खतापूर्वक जू कैयुए के साथ छेड़खानी करने के लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, उसने अपना रूप बदल लिया था और कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। रुको! नगर स्वामी के भवन के प्रवेश द्वार पर खड़े गार्ड ने अर्जुन को रोका और कहा, किसी और को अंदर आने की अनुमति नहीं है। अर्जुन को यह मजाक लगा, लेकिन वह हांग झेन का बहुत आभारी था। इस नगर स्वामी ने उसके जियांग वंश के लिए बहुत कुछ किया था। दरअसल हांग झेन को जियांग वंश और वांग वंश के बीच के मनमुटाव की कोई परवाह नहीं थी। उसका तबादला राज्य की राजधानी में होने वाला था। हालांकि जाने से पहले वह जियांग कबीले के लिए कुछ करना नहीं भूला, जिससे अर्जुन बहुत आभारी हो गया। मैं हाओरान संप्रदाय का एक अनुयायी हूं। मैं यहां पुराने नायक जियांग झानक्सियोंग को उनके जन्मदिन पर बधाई देने आया हूं। अर्जुन ने हाओरान संप्रदाय का कमर चिन्ह निकाला। ओह, तो यह हाओरान संप्रदाय का एक दोस्त है। पहरेदार के चेहरे पर पहले तो गंभीरता थी, लेकिन जब उसने हाओरान संप्रदाय के बारे में सुना तो उसे तुरंत अपनापन महसूस हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम अर्जुन भी हाओरान संप्रदाय में हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा ज्यादा ख्याल रख पाएंगे। नगर स्वामी के भवन के लोग पहले से ही अर्जुन को अपने परिवार की तरह मानते थे। अर्जुन अपने दिल में आभारी था और कहा, निश्चित रूप से धन्यवाद। प्रवेश करने के बाद जियांग वांग कबीले और जियांग वांग कबीले बधाई समारोह में थे। अर्जुन देखना चाहता था कि असल में जियांग कबीले से दोस्ती कौन करना चाहता है, लेकिन उसने अपनी पहचान जाहिर नहीं की। वह शू कैयुए के साथ भीड़ से बाहर खड़ा होकर जन्मदिन हॉल की ओर देखने लगा। दीर्घायु हॉल के ऊपर एक सीट पर स्वाभाविक रूप से नगर स्वामी होंग झेन बैठे थे। उनके बाएं हाथ पर जियांग झानक्सियोंग और दाएं हाथ पर वांग चांगे बैठे थे। उनके बाद ही बाएं और दाएं 3 अन्य नगर स्वामी बैठे थे। जो मेहमान आए थे वे सभी बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने जन्मदिन के उपहारों को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, एक राजा शियांग के लिए और दूसरा दोनों परिवारों के जन्मदिन के खास लोगों के लिए। वे निष्पक्ष थे, न ज्यादा न कम। हालांकि जब दाता बाहरी शहर में पहुंचा तो वहां स्पष्ट पक्षपात था। नीलावन नगर के नगर स्वामियों, जिनमें नीलावन नगर के महान व्यक्ति भी शामिल थे, द्वारा शियांग झानक्सियोंग को दिए गए उपहार वांग चांगे द्वारा दिए गए उपहारों से स्पष्ट रूप से अधिक मूल्यवान थे। स्पष्ट था, जब वे पंक्ति में खड़े होते थे तो उनका झुकाव हाओरान संप्रदाय की ओर अधिक होता था। ब्लैक विंड सिटी
और व्हाइट बिर्च सिटी ने जियांग कबीले की तुलना में वांग कबीले को अधिक मूल्यवान उपहार दिए। उन्होंने संप्रदायों से शुरुआत की और उनका मानना था कि गहन आकाश संप्रदाय हाओरन संप्रदाय से बहुत ऊपर था। अर्जुन ने देखा कि वांग शियाओयुन भी वहां मौजूद था, अपने पिता वांग चांगे के पास खड़ा था। इस समय वांग शियाओयुन के चेहरे पर सामान्य से कहीं ज्यादा अहंकार था। नगरपाल हांगझेन खिलखिलाकर हंसे और खड़े हो गए। आज शियांग और वांग वंश के दो पुराने नायकों का जन्मदिन मनाने के लिए यहां आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जियांग कबीले का वांग कबीला हमेशा से मेरा दाहिना हाथ रहा है, खासकर जब से इन दोनों कबीलों को हाओरान संप्रदाय और स्वर्गीय गहन संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है। हमारे ब्लूस्टोन शहर में अनंत दृश्य हैं। आज मैं आशा करता हूं कि दोनों पुराने नायक एक दूसरे के साथ शांति बना सकें और एक दूसरे के करीब आ सकें। जियांग झानक्सियोंग और वांग चांगे ने कभी एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाई थीं और दोनों में से किसी को भी एक दूसरे की परवाह नहीं थी। माहौल थोड़ा अजीब था। हांग छेन को पहले से ही इस दृश्य की उम्मीद थी। वह मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ ही दिनों में अपना पदभार ग्रहण करने के लिए प्रीफेक्चर की राजधानी पहुंचूंगा। जाने से पहले मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों वृद्ध नायकों के लिए एक टोस्ट प्रस्तावित करूंगा। मैं दोनों पुराने नायकों के लिए पूर्वी चीन सागर के बहते पानी जैसा आशीर्वाद तथा माउंट नानशान के अमर देवदार के समान दीर्घायु की कामना करता हूं। जियांग झानक्सियोंग और वांग चांगे एक ही समय पर खड़े हुए और हांग जेन के साथ शराब पी। ठीक है, अगला उपहार युवा पीढ़ी की ओर से है। हांग छेन ने ताली बजाई। जियांग वंश का एक कनिष्ठ व्यक्ति खड़ा हुआ और उसके हाथ में एक ब्रोकेड का बक्सा था। उसने कहा, मैं दादाजी के अच्छे स्वास्थ्य और उच्च लोक की कामना करता हूं, पोते जियांग यून। हा, अच्छा बच्चा। जियांग झानक्सियोंग बहुत संतुष्ट था। एक गार्ड आगे बढ़ा और ब्रोकेड का डिब्बा ले गया। जांच करने के बाद उसने कहा, 10,000 साल पुराने गैनोडर्मा ल्यूसिडम के 2 डंठल। तभी वांग कबीले का एक जूनियर भी बाहर आया। उसने दोनों हाथों में ब्रोकेड बॉक्स पकड़ा हुआ था और बधाई संदेश पढ़ रहा था। जहां तक इस व्यक्ति का प्रश्न है, उसने 30,000 वर्ष पुरानी आत्मा जिनसिंग की पेशकश की थी। इस श्रद्धांजलि खंड में जियांग वांग कबीला और जियांग वांग कबीला गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, प्रत्येक दूसरे से आगे निकलना चाहता था। हालांकि यह स्पष्ट था कि वांग शियाओयुन को गहन आकाश संप्रदाय की मदद से बहुत लाभ हुआ था। वे उसे जो जन्मदिन के उपहार देते थे वे लगातार भारी होते जा रहे थे और वे हमेशा शियांग वंश का दमन कर रहे थे। धीरे धीरे जियांग कबीले के सदस्यों के चेहरे बदसूरत हो गए, विशेष रूप से जियांग कबीले के बुजुर्ग, जो इतने क्रोधित थे कि उनके चेहरे राख जैसे हो गए। हांग झेन ने मन ही मन आह भरी। वह तो जाने से पहले मेजबान बनना चाहता था ताकि दोनों परिवारों के बीच रिश्ते मधुर हो जाएं। किसे पता था कि दोनों परिवार किसी भी हालत में एक दूसरे से मुकाबला कर पाएंगे। बाद में वांग वंश का उपहार बेहद चौंकाने वाला था। यहां तक कि जन्मदिन के भोज में शामिल होने आए 3 नगर प्रभु भी दंग रह गए। जियांग कबीले की युवा पीढ़ी ने एक फोर्जिंग सामग्री भेंट की थी जो अर्थ ग्रेड एलिमेंट्री ग्रेड की थी। ब्लैकस्टोन सिटी जैसे सुदूर कोने में इस तरह की फोर्जिंग सामग्री को एक खजाना माना जा सकता था। वांग कबीले का तोहफा तो और भी भयावह था। उन्होंने तो वांग चांगे को एक जूनियर अर्थ सोल्जर भी दे दिया। इस खजाने को देखकर वहां उपस्थित सभी मेहमानों की आंखें चौड़ी हो गईं। उनकी आंखें अतुलनीय लालच भरी निगाहों से चमक रही थीं। अंत में जियांग कबीले का एक कनिष्ठ सैनिक हाथ में ब्रोकेड का डिब्बा लिए आगे बढ़ा। बधाई संदेश देने के बाद एक पहरेदार ने स्वीकृति के लिए ब्रोकेड का डिब्बा खोला। जियांग कबीले की युवा पीढ़ी जियांग फेलोंग 50,000 साल पुराना जेड ब्लड स्टोन प्रस्तुत करती है। हर कोई हल्ला मचा रहा था। जेड ब्लड स्टोन एक बहुत ही खास किस्म का जेड था
यह जेड अपने आप बढ़ता था। हर 1000 साल में यह थोड़ा थोड़ा बढ़ता था। 50,000 साल पुराना जेड ब्लडस्टोन अखरोट के आकार का था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार का जेड किसी भी मार्शल कलाकार की मनःस्थिति को नम कर सकता है और उनके क्षेत्र को स्थिर भी कर सकता है। अगर इसे साल भर पहना जाए तो स्वाभाविक रूप से इसके अनगिनत लाभ होंगे। अर्जुन भीड़ के बाहर खड़ी होकर चुपचाप सिर हिला रही थी। ये जियांग फीलोंग एक युवा पीढ़ी का था, लगभग 14 साल का। सबसे खास बात यह थी कि जियांग फीलोंग की न केवल मार्शल आर्ट की नींव बहुत अच्छी थी, बल्कि उसकी प्रतिभा भी पृथ्वी स्तर की अग्निशिरा थी। जियांग कबीले में इस तरह की प्रतिभा 100 सालों से दुर्लभ थी। यह सही है। अर्जुन का चेहरा प्रशंसा से भर गया। उसने जो जेड ब्लड स्टोन पहना था उसमें छोटे छोटे छेद साफ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने इस तथ्य की सराहना की कि वह इतनी कम उम्र में ही वफादार और पुत्रवत होना जानता था। अध्याय 585। एक महान उपहार। अच्छा अच्छा अच्छा, जियांग झानक्सियोंग ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा बच्चा, ये जेड ब्लडस्टोन तुम्हें मेरा जन्मदिन का उपहार है। कितने मार्शल कलाकारों ने इसका सपना देखा है। आज तुम इसे उतार कर दादाजी को देने को तैयार हो। इस जेड ब्लडस्टोन का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा पितृभक्ति अमूल्य है। धन्यवाद दादाजी, जियांग फेलोंग ने चतुराई से मुस्कुराते हुए कहा। दादाजी का स्वास्थ्य हमारे बच्चों और पोते पोतियों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। पोता निश्चित रूप से भविष्य में कड़ी मेहनत करेगा और भाई अर्जुन की तरह बनने और जियांग कबीले को गौरवान्वित करने का प्रयास करेगा। देखो इसे। मेहमानों ने एक के बाद एक सिर हिलाए। यह बच्चा इतनी कम उम्र में इतना समझदार है और आगे चलकर जरूर एक महान कलाकार बनेगा। जियांग कबीले का बलिदान समाप्त हो गया था और वांग कबीले में केवल एक व्यक्ति बचा था। हाँ, अच्छी बातें तो कोई भी कह सकता है। वांग शियाओयुन बाहर आकर गलियारे के बीच में खड़ा हो गया और बोला, लेकिन बोलने का मतलब यह नहीं कि भविष्य है। कहते हैं कि यह अभी जवान है, इसलिए यह अच्छा नहीं हो सकता। वांग शियाओयुन का मूल उद्देश्य जियांग फेलोंग का मजाक उड़ाना था, लेकिन अंत में कई मेहमानों ने नाराजगी जताई। यह वांग शियाओयुन पहले से ही 27 साल का था, फिर भी आज वह वास्तव में एक 14 साल के बच्चे के खिलाफ लड़ रहा था। इस वांग शियाओयुन का दिमाग सचमुच पहले की तरह ही संकीर्ण है। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उस समय वांग शियाओयुन 25 साल का था, जिससे 16 साल की शियांग नान के लिए चीजें मुश्किल हो रही थीं। आज वह 27 साल का था, जिससे 14 साल की शियांग फीलोंग के लिए चीजें मुश्किल हो रही थीं। वांग शियाओयुन को अद्वितीय प्रतिभा माना जा सकता है। युवा वांग शियाओयुन, मैं अपने पिता के लिए हर साल एक नई उपलब्धि की कामना करता हूं। वांग शियाओयुन ने दोनों हाथों से एक ब्रोकेड बॉक्स उठाया और उसे आगे बढ़ा दिया। गार्ड ने निरीक्षण के लिए ब्रोकेड का डिब्बा खोला। जैसे ही ब्रोकेड का डिब्बा खोला, 5 रंगों वाली रोशनी बाहर निकली, जिससे पूरा हॉल जगमगा उठा। हिस! पहरेदार ने ठंडी सांस ली। उसे तो पता भी नहीं था कि ब्रोकेड के डिब्बे में क्या है, इसलिए उसने जल्दी से उपहारों की सूची पलटी। फिर उसने कहा, वांग वंश के वांग शियाओयुन, उसे एक अर्थ ग्रेड, इंटरमीडिएट ग्रेड, एक 8 खजाने वाली वेलूरियम अंगूठी भेज दो। इस समय सभी लोग शांत नहीं बैठ पा रहे थे। सभी अचंभित थे, यहां तक कि तीनों नगर स्वामियों की भौहें भी तन गईं। 8 खजानों वाली वेलूरियम अंगूठी एक प्रकार का हथियार थी। इसका कार्य पृथ्वी श्रेणी के मध्यवर्ती श्रेणी के हथियार के समान था। यह युआन क्यूई को मजबूत कर सकती थी। हालांकि इस प्रकार की अंगूठी का उपयोग किसी हथियार की तरह दुश्मन पर हमला करने के लिए नहीं किया जा सकता था, इसलिए यह अभी भी एक पारंपरिक हथियार से थोड़ा कमतर थी। हालांकि फिर भी अंगूठी का स्तर अभी भी एक भयानक खजाना था। वांग चांगहे खुशी से हंस पड़े। उनकी नजरें कभी कभी जियांग झानक्सियों की ओर उठ जातीं। वांग शियाओयुन और भी घमंडी हो गया और बोला,
यह उन उपहारों में से एक है जो मेरे गहन आकाश संप्रदाय ने मेरे बच्चे को दिया है। आज मेरा बच्चा इसे मेरे पिता को देगा। कुछ लोगों के विपरीत, वे जो कहते हैं वह शहद से भी अधिक मीठा होता है, लेकिन जो वे भेजते हैं वह सामान्य होता है। तुम क्या कह रहे हो? जियांग कबीले के एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, तुम्हारा धधकते अग्नि संप्रदाय गहन आकाश संप्रदाय में शामिल हो गया है, फिर भी तुम बेशर्मी महसूस करते हो? तुम आज हमारे जियांग कबीले का मजाक उड़ाने और उपहास करने के लिए यहां दौड़े आए हो। क्या मैं गलत हूं? वांग शियाओयुन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह सच है कि हम गहन आकाश संप्रदाय में शामिल हो गए हैं, लेकिन गहन आकाश संप्रदाय ने हमें जो लाभ दिए हैं वे स्पष्ट हैं। आपके जियांग कबीले के जियांग नान ने हाओरान संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद क्या वापस लाया? इसी समय एक महिला अचानक घटनास्थल पर प्रकट हुई। जैसे ही वह महिला बाहर आई, वहां का सारा शोर थम गया। हर कोई उसका रूप देखकर हैरान रह गया। सब कहते थे कि मछली गिरेगी, जंगली हंस गिरेगा, पर यह तो बस एक विशेषण था। सोचता हूं कि क्या वाकई दुनिया में कोई ऐसी औरत थी जो अपनी खूबसूरती से आसमान में उड़ते हंसों को भी एकटक देखने पर मजबूर कर दे और उन्हें आसमान से नीचे गिरा दे। हालांकि इस महिला का रूप कुछ ऐसा था जो लोगों को चौंका सकता था, और वह निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम थी। वांग शियाओयुन भी स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी आंखें शू कैयुए को घूर रही थीं, और जियांग कबीले का मजाक उड़ाना भूल गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? जियांग झानक्सियोंगजू कैयुए के शरीर से युआन क्यूई के मामूली उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सका, लेकिन गहराई से उसने महसूस किया कि यह महिला कोई छोटी बात नहीं थी। जू कैयुए ने कहा, हाओरान संप्रदाय पुराने नायक जियांग को बधाई उपहार भेजता है। कृपया उन्हें मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करें। जू कैयुए ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और उसकी हथेली में एक छोटा और सुंदर शिवालय प्रकट हुआ। यह लगभग आधी उंगली ऊंचा था। उसने कहा, प्राइमोर्डियल चेन स्पिरिट शिवालय फॉर्च्यून पीक के शिखर गुरु से प्राप्त आधा लौकी है। यह 300 साल पहले सन पीक के द्वितीय शिखर गुरु को दिया गया था। इस वस्तु का स्वर्गीय स्तर उच्च है। इसे जियांग मनोर में बुरी आत्माओं को भगाने, राक्षसों से बचने और जियांग मनोर के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए रखा जा सकता है। भविष्य में जायांग जागीर का उत्थान सूर्य सार चंद्र दीप्ति द्वारा किया जाएगा। उनके वंशजों के पृथ्वी श्रेणी के प्रतिभाशाली युवाओं के रूप में प्रकट होने की संभावना 30% बढ़ जाएगी। हे भगवान! दृश्य में विस्फोट हो गया। किस तरह का खजाना केवल एक व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन यह आदिम श्रृंखला आत्मा पैगोडा वास्तव में भविष्य में जियांग कबीले के नवजात शिशुओं की प्रतिभा को बढ़ा सकता है। वांग शियाओयुन का चेहरा पीला पड़ गया और वह हकलाने लगा। पूरा वाक्य बोलने में असमर्थ था। जियांग झानक्सियोंग चौंक कर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से उसका अभिवादन करने की पहल की। मिस, मेरा जियांग कबीला सचमुच इतना कीमती खजाना स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता, जू कैयुए ने कहा। अर्जुन ने हाओरान संप्रदाय में उत्कृष्ट योगदान दिया है। जियांग कबीला इसी का हकदार है। भले ही बूढ़ा नायक इसे सुरक्षित रूप से स्वीकार कर ले, लेकिन अगर दूसरों में इसे चुराने की हिम्मत है, तो वे इसे अपनी जान देकर भी नहीं ले जा सकेंगे। जियांग झानक्सियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जैसे ही वो हिचकिचा रहा था, बाहर से एक आवाज आई, दादाजी, बस इसे स्वीकार कर लीजिए। अर्जुन ने अपना मानव त्वचा का मुखौटा उतार फेंका और भीतरी हॉल में चला गया। वाह, यह अर्जुन है। कई मेहमान एक एक करके खड़े हो गए। आज यहां अपना जन्मदिन मनाने आने की एक अहम वजह अर्जुन ही थी। जियाओ नान, जियांग शाओ हुआ और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और उन्होंने आगे बढ़कर अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। पिताजी, माताजी, मैं वापस आ गया हूं। अर्जुन ने अपने माता पिता का अभिवादन किया और केंद्र की ओर बढ़ गया। उसने दोनों हाथों से 2 ब्रोकेड बक्से पकड़े और कहा, जियांग कबीला सुन,
अर्जुन के प्रति असभ्य है। दादाजी को उपहार के रूप में 2 गोलियां दे। जैसे ही उसने बात की, अर्जुन ने ब्रोकेट बॉक्स खोला और कहा, यह दादाजी के लिए निगलने के लिए एक पंख परिवर्तन की गोली है। यह उनकी साधना को 2 स्तरों तक बढ़ा सकती है, जिससे दादाजी स्वर्गीय युवान क्षेत्र के 3रे स्तर तक पहुंच सकते हैं। आह! पूरा जियांग कबीला बहुत खुश था। यदि जियांग झानक्सियोंग स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 3रे स्तर तक पहुंच गया, तो वह वांग चांगे के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम होगा। अप्रत्याशित रूप से यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन ने एक और गोली की ओर इशारा करते हुए कहा, यह एक स्वर्गीय भाग्य की गोली है। अगर इसका सेवन किया जाए तो यह एक मार्शल कलाकार की प्रतिभा को एक ग्रेड तक बढ़ा सकती है। फीलोंग, आओ। अर्जुन ने जियांग फीलोंग की ओर हाथ हिलाया। चचेरा भाई। जियांग फेलोंग उत्साह से अर्जुन के पास गया और प्रशंसा भरी नजरों से अर्जुन को देखा। अर्जुन ने जियांग फेलोंग के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराई, अच्छा लड़का, बुरा नहीं। तुम 100 सालों में हमारे जियांग कबीले के पहले पृथ्वी स्तर के जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट हो। यह स्वर्गीय भाग्य की गोली मेरी है। मैं इसे अपने दादाजी की ओर से तुम्हें दे रहा हूं। इस गोली को परिष्कृत करने से तुम स्वर्गीय श्रेणी की अग्निशिरा तक पहुंच सकोगे। भविष्य में तुम्हें लगन से साधना करनी होगी और शियांग वंश को अपनी साधना में निराश नहीं करना होगा। जियांग फेलोंग की आंखें उत्साह से लाल हो गईं। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से गोलियां सम्मानपूर्वक लीं और कहा, चिंता मत करो चचेरे भाई, मैं जियांग वंश को शर्मिंदा नहीं करूंगा। आदिम श्रृंखला, आत्मा पैगोडा, पंख परिवर्तन गोली और स्वर्गीय भाग्य गोली, ये सभी दुनिया में अद्वितीय थे। विशेष रूप से अंतिम 2 गोलियां जो सैकड़ों हजारों वर्षों से चली आ रही थीं। जैसे ही ये 3 उपहार प्रकट हुए, उन्होंने तुरंत वांग कबीले का दमन किया और वांग कबीले के उपहारों की तुलना इस हद तक की कि कोई टुकड़ा भी नहीं बचा। अचानक पूरे दर्शकों में तालियां गूंज उठीं। सबकी निगाहें अर्जुन पर टिकी थीं और वांग वंश पर किसी का ध्यान नहीं था। अर्जुन वांग शियाओयुन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और दांत पीस लिए। अच्छा, 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 अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। जियांग झानक्सियोंग खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि उसने जिंदगी में सबसे सही काम यही किया कि जियांग शाओहुआ चला गया, वरना उसे अर्जुन जैसा अच्छा पोता कैसे मिलता। जियांग नान की मां पास आई और धीरे से जियांग नान का हाथ पकड़ लिया और पूछा, यह लड़की तुम्हारी प्रेमिका है। इस वाक्य ने अर्जुन को इतना डरा दिया कि उसका दिल लगभग उसके गले से बाहर आ गया। जहां तक जू कैयुए की बात है, उसने अर्जुन की मां की ओर थोड़ा सा सिर हिलाया। हालांकि इस इशारे का मतलब अर्जुन की मां को गलत लगा। अध्याय 586। शिष्य को यह पसंद नहीं। अर्जुन और जू कैयुए के 3 भयानक जन्मदिन उपहारों के कारण जन्मदिन का भोज चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। वांग कबीले का चेहरा गंदा था। शुरू में उन्होंने सोचा था कि वांग शियाओयुन गहन आकाश संप्रदाय का एक प्रमुख शिष्य बन जाएगा। इस बार वे जियांग कबीले को दबाने में कामयाब हो जाएंगे। किसने सोचा होगा कि अर्जुन स्थिति बिगाड़ देगा। वांग शियाओयुन ने अर्जुन को अपनी आत्मा की गहराइयों में उकेर लिया था। इस जीवन में उसे अर्जुन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानना ही था। वांग चांगे बहुत निराश हुए। उन्होंने मेहमानों के लिए एक बनावटी टोस्ट बनाया, फिर अपनी बेचैनी का झूठ बोला और जल्दी ही टेबल से उठ गए। अर्जुन की तरफ से वह स्वाभाविक रूप से जियांग कबीले के साथ हंस रहा था, खासकर जब से वह और हांग जेन दोस्त थे जिन्होंने अपनी उम्र खो दी थी। उनका रिश्ता और भी घनिष्ठ था। तीनों नगर प्रभु भी आगे आए और अर्जुन की प्रशंसा की। उन्होंने अर्जुन के सौभाग्य की भी प्रशंसा की और कहा कि उसे इतना सुंदर प्रेमी मिला। मिस, आपका नाम क्या है? मदर जियांग ने जू कैयुए का हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा। जू कैयुए बचपन से ही बिना मां वाली बच्ची थी और वह दिन भर सुनसान सूर्य महल में रहती और पली बढ़ी थी।
उसने ऐसा जीवंत पारिवारिक माहौल पहले कभी नहीं देखा था। इस समय जब उसने मदर जियांग की दयालु निगाहें देखीं, तो उसका दिल बिना किसी कारण के हिल गया और उसने कहा, जू कैयुए, अच्छा नाम, अच्छी लड़की। मदर जियांग कान से कान तक मुस्कुराई। माँ। अर्जुन का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से अपनी माँ को खींच लिया। माँ जियांग ने अर्जुन का हाथ झड़क कर शू कैयुए का हाथ पकड़ लिया। वह खुश होकर बोली, छोटे नान, इस बच्चे ने बचपन से ही बहुत कष्टमय जीवन जिया है। वह अनिवार्य रूप से अकेला है। बुरा मत मानना। तुम दोनों नौजवानों को आपस में अच्छी तरह से मिलना चाहिए। जियाओ नान को क्या हो गया है? पहले मैं तुमसे एक एहसान मांग लूं। यदि वह आपको निराश करने का दुस्साहस करता है, तो मैं उसे न छोड़ने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। जू कैयुए का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसे कैसे समझाए। ठीक है माँ, चलो बाहर घूमने चलते हैं। मैं उसे घुमाऊंगा और उससे अच्छी तरह वाकिफ हो जाऊंगा। अर्जुन ने लगभग सारी बात उगल ही दी और झट से जू कैयुए को वहां से खींच लिया। यह बच्चा एक बार पत्नी पा लेने के बाद अपनी मां को भूल जाता है। मां जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, क्योंकि वह गुस्से से अर्जुन की पीठ पर घूर रही थी। ठीक है, ठीक है। जियांग शाओहुआ पास आया। दंपति ने अर्जुन की विदा होती पीठ को देखा और कहा, जियाओ नान आखिरकार बड़ी हो गई है। मास्टर, मुझे माफ करना। मेरी मां को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता। मैंने बोलकर आपको नाराज कर दिया। दूर एक पहाड़ पर अर्जुन और जू कैयुए एक दूसरे के बगल में खड़े होकर दूर से ब्लैकस्टोन सिटी के रात्रि दृश्य को देख रहे थे। जू कैयुए ने दूर तक देखा और धीरे से आह भरी। मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या है। इतना अच्छा परिवार पाने के लिए वास्तव में संघर्ष करना उचित है। ठीक है, इस विषय पर बोलते हुए मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। मास्टर, मुझे बताओ, अर्जुन ने कहा। जू कैयुए ने एक पल सोचा और कहा, मैं इस बार आपको खोजने के लिए पश्चिमी क्षेत्रों में गया था। एक ओर मैं आपको लेने आया था और दूसरी ओर मैं आपको कुछ बताने आया था। छठे राजकुमार ने पहले ही मुझसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया है। वह हावरन संप्रदाय के पास पहुंचे और एल्डर्स हॉल में इस मामले को उठाया। शादी का प्रस्ताव? छठे राजकुमार? अर्जुन अचानक स्तब्ध रह गया। यह मामला बहुत अचानक आ गया था। वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो फिर आप क्या सोचते हैं? अर्जुन ने जल्दी से पूछा। जू कैयुए ने कहा, मैं इस शादी के लिए पहले से ही तैयार हूं। हालांकि चूंकि आप पहले पश्चिमी क्षेत्रों में थे, इसलिए मुझे आपकी सुविधा की चिंता थी, इसलिए मैंने उसे कोई निश्चित जवाब नहीं दिया। इस बार मैं तुम्हें वापस संप्रदाय में ले जाऊंगा। मैं औपचारिक रूप से इस विवाह के लिए सहमत होना चाहता हूं। अर्जुन को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसके दिल में अचानक दर्द महसूस हुआ और उसने जल्दी से कहा, क्यों? जू कैयुए ने उत्सुकता से अर्जुन से पूछा, क्यों नहीं? मेरे पिता के पास सिर्फ मेरी जैसी बेटी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जू वंश को मरने नहीं दूंगा। क्या तुम्हें वह छठा राजकुमार पसंद है? अर्जुन ने उत्सुकता से कहा। जू कैयुए ने एक पल सोचा, मानो उसे पसंद शब्द से कोई खास लगाव न हो। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैं यह तो नहीं कह सकती कि मुझे यह पसंद है, लेकिन छठे राजकुमार का रूप रंग भव्य है और उनकी पृष्ठभूमि बहुत महंगी है। यह एक अच्छा विकल्प है। क्या आप नहीं चाहते कि मैं इस शादी के लिए सहमत हो जाऊं? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती, अर्जुन ने कहा। बस मुझे लगता है कि आपका फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया था। गुरुजी, आप उदासीन हैं और चुप रहने के आदी हैं। हालांकि शाही परिवार में लड़ाई बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि शाही परिवार आपके लिए उपयुक्त है। मुझे यह भी चिंता है कि आपके साथ अन्याय होगा। ये मेरे सच्चे शब्द हैं। जू कैयुए ने एक पल सोचा और कोई टिप्पणी नहीं की। अर्जुन ने स्वर्ण देह अटूट और मज्जा शुद्धि शास्त्र की पुस्तकें ढोने में ज्यादा समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की।
उसने उसी रात अपने माता, पिता और दादाजी को विदा किया और शू कैयुए के साथ हाओरान संप्रदाय में लौट आया। क्या तुम अपने परिवार को नष्ट करना चाहते हो? हाओरान पैलेस के अंदर बुजुर्गों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे जो कुछ उन्होंने सुना था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या? असहमत? अर्जुन भी दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू कैयुए छठे राजकुमार के प्रस्ताव को तुरंत अस्वीकार कर देगी। जू कैयुए ने कहा, इसे एक परिवार का विनाश नहीं कहा जा सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं हूं। एल्डर शी बेहुंग ने गंभीरता से कहा, कैयुए, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है और तुम्हारे साथ अपनी जैविक बेटी की तरह व्यवहार करता हूं। यद्यपि छठे राजकुमार का दर्जा विशिष्ट है, फिर भी मैं उनके स्वभाव और प्रवृत्ति को समझता हूं। यह व्यक्ति देश के प्रति समर्पित है और उसका स्वभाव शुद्ध है। वह न केवल मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली है, बल्कि वह हमारे हाउतियन साम्राज्य के भावी मिंगजून के उम्मीदवारों में से एक भी है। मुझे नहीं पता कि आप ऐसे व्यक्ति को क्यों अस्वीकार करेंगे। छठा राजकुमार एक अलग तरह का राजकुमार था। बचपन से लेकर जवानी तक वह बहुत अनुशासित रहा था। दरअसल वह कुछ ज्यादा ही अनुशासित था। वह कभी औरतों के करीब नहीं गया था, न ही शराब पीने में ज्यादा समय बिताता था। दिन भर युद्ध कला का अभ्यास करने के अलावा वह राजनीति पर भी चर्चा करता रहता था। वास्तव में यह हाओतियान के लिए एक आशीर्वाद था कि ऐसा व्यक्ति राजकुमार हो सकता है, लेकिन यह कहना कठिन था कि क्या वह एक योग्य पति हो सकता है। कैयू, क्या तुम मुझे कारण बता सकती हो? जू कैयू के दृढ़ भाव को देखकर शी बेहुंग को पता था कि एक बार जू कैयू ने अपना निर्णय ले लिया तो 10 ड्रैगन भी उसे पीछे नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि मेरे शिष्य को यह पसंद नहीं है। जू कैयुए ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। इस उत्तर से न केवल बड़े बुजुर्ग बल्कि अर्जुन भी हैरान रह गए। कैयू, यह तो अशोभनीय है। तीसरी पीढ़ी के एक सम्मानित बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा, जब एक गुरु जीवन भर के लिए पिता बन जाता है तो अर्जुन के गुरु के रूप में आप उसकी सलाह कैसे मान सकते हैं? क्या यह मानवीय संबंधों का उलटफेर नहीं है? आप अर्जुन को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार नहीं कर सकते। जू कैयुए ने तीनों पीढ़ियों के बुजुर्गों को भावशून्यता से उत्तर दिया, अर्जुन मेरा शिष्य है, मैं उसे लाड़ प्यार नहीं करता। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें लाड़ प्यार कर रहा हूं? इन शब्दों से 3 पीढ़ियों के बुजुर्गों का गला रुंध गया और उनके मुंह से खून निकलने लगा। कैयुए का व्यक्तित्व अब भी वैसा ही है। शी बेहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका हर शब्द घुटन भरा है, हे। जू कैयुए ने हाथ हिलाकर कहा, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किससे शादी करना चाहती हूं। यह मेरा अपना मामला है। मुझे छठे राजकुमार की दयालुता को अस्वीकार करने में मदद के लिए बड़ों को परेशान करना होगा। इस जीवन में मेरे लिए अर्जुन जैसा अच्छा शिष्य पाना ही काफी है। बोलते हुए जू कैयुए ने अपना सिर घुमाया और अर्जुन की आंखों में गंभीरता से देखा। अगर एक दिन मास्टर सुंदर नहीं रहे तो क्या तुम मास्टर से ऊब जाओगे? क्या अब तुम मास्टर को नहीं चाहते? उसने कहा। अर्जुन दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात इस हद तक बिगड़ जाएगी, और यह तो दूर की बात है कि जू कैयुए अचानक उससे ऐसा सवाल पूछ लेगी। एक क्षण के लिए अर्जुन प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। जब जू कैयुए ने देखा कि अर्जुन ने कुछ नहीं कहा तो उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई देने लगी। अर्जुन चौंक गया और जल्दी से 3 उंगलियां उठा दी। मैं ईश्वर की कसम खाता हूं, मेरे स्वामी को चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आप मेरे स्वामी हैं, आप जीवन भर मेरे स्वामी रहेंगे। जू कैयुए ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, मैंने तुमसे यूं ही प्यार नहीं किया। अध्याय 587 गुप्त मिशन। जू कैयुए के मन में अर्जुन के सवाल के बारे में कोई अप्रत्यक्ष विचार नहीं थे। उसे जटिल लोगों से नफरत थी और वह उनसे सीधे बात करने को ज्यादा तैयार थी। अर्जुन ने जू कैयुए के व्यक्तित्व को समझा और इसके बारे में नहीं सोचा। हालांकि जब बुजुर्गों ने यह बातचीत सुनी तो उनका स्वाद बदल गया।
ऐसा क्यों लग रहा है कि गुरु जीवन भर के लिए विवाह करने के लिए किसी शिष्य की तलाश में है? ठीक है, क्या यह मानवीय रिश्तों के खिलाफ नहीं है? केयुए, तीसरी पीढ़ी के एक बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा, आप हमारे हाओरान संप्रदाय के 4 महान शिखर गुरुओं में से एक हैं और आप हमारे हाओरान संप्रदाय की रीढ़ की हड्डी में से एक हैं। आपके अग्रज के रूप में मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप हमेशा से ही खुले विचारों वाले रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जू कैयुए ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं जो कहना और करना चाहती हूं वह मेरा अपना मामला है। दूसरों को मुझ पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। मास्टर, मास्टर, शांत हो जाइए। यह देखकर कि माहौल और भी कठोर होता जा रहा था, अर्जुन ने जल्दी से जू कैयुए का हाथ पकड़ लिया। जहां तक जू कैयुए की बात है, वह हमेशा से ही एक गंभीर सफाईकर्मी रही है। उसने कभी किसी को खुद को छूने या अपने पास आने की इजाजत नहीं दी। हालांकि जब अर्जुन ने उसे खींचा तो उसने बहुत स्वाभाविक रूप से काम किया और प्रतिरोध करने का जरा भी इरादा नहीं किया। यह दृश्य देखकर बुजुर्गों का गुस्सा फूट पड़ा। तीनों पीढ़ियों के बुजुर्ग गुस्से से बोले, छोड़ो, गुरु और शिष्य एक दूसरे को क्यों खींच रहे हो? इसके बजाय जू कैयुए ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से कहा, वह एक शिष्य है जिसे मैंने बड़ी मेहनत से पाला है। मैं चाहूं तो उसे खींच सकता हूं। जब मेरा शिष्य पश्चिमी क्षेत्रों में फंसा था, तब मैंने तुम लोगों को इतनी जल्दी में नहीं देखा था। अब जब वह मेरा हाथ खींच रहा है, तो तुम सब मेंढकों से भी ज्यादा ऊंची छलांग लगा रहे हो। तुम जू कैयुए ने बुजुर्ग को अवाक कर दिया। ठीक है, ठीक है। शी बेहोंग जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बोला, कैयुए अपना परिवार जिसे चाहे दे सकती है। हम सिर्फ अपनी राय दूसरों को दे सकते हैं, जबरदस्ती छोड़कर नहीं जा सकते। यह मामला उजागर हो जाएगा। भविष्य में किसी को भी इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जहां तक छठे राजकुमार का सवाल है, मैं खुद जाकर उसे समझा दूंगा। अर्जुन, शी बेहोंग ने अर्जुन की ओर देखा और तुरंत विषय बदल दिया। क्या आप लाल पृथ्वी महाद्वीप की यात्रा के लिए तैयार हैं? जब अर्जुन ने यह सुना तो उसने आह भरी। शिष्य ने बड़ों की उच्च उम्मीदों को निराश किया है। मैं अब एजोर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय में नहीं जा सकता। शी बेहोंग ने अर्जुन के दायरे पर नजर डाली और कहा, इसे भूल जाओ, हम इस मामले को मजबूर नहीं कर सकते। इस बार बुजुर्गों ने कुछ और नहीं कहा। अर्जुन का राज्य मूल राज्य के 5वें स्तर को पार कर गया था। इसे अच्छी बात माना जा सकता था। अगर वह नहीं जा सकता था तो नहीं जा सकता था। वैसे यह शिष्य फेयुन मंदिर से लौटा और 2 चीजें वापस लाया। अपने दिल में अपराधबोध के साथ अर्जुन ने जल्दी से दोनों किताबें निकाली और कहा, यह मज्जा शुद्ध शास्त्र हमारे संप्रदाय के शिष्यों को अपने दिल की इच्छा के अनुसार सूर्यदेव कौशल की साधना करने की अनुमति देगा। तियान युआन क्षेत्र तक पहुंचने से पहले प्रतिक्रिया से खाए जाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह स्वर्ण शरीर अजेय है, इसलिए यह शरीर की शक्ति बढ़ा सकता है। यह अर्ध राक्षस के शरीर को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। अच्छा। बुजुर्ग बहुत खुश हुए और तुरंत ही अपनी पिछली नाखुशी भूल गए। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शी बेहोंग ने दोनों पुस्तकें लीं और कहा, फेयुन मंदिर की बौद्ध गहन कलाएं पहले कभी इतनी व्यापक नहीं थीं। इस बार एल्डर तेंगजी ने आपको वास्तव में अस्थिर शोधन शास्त्र दिया है। इससे पता चलता है कि फेयुन मंदिर आपको कितना महत्व देता है। जहां तक इस अभेद्य निकाय का प्रश्न है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें निर्णय लेने से पहले इस पर चर्चा करनी होगी। कैयुए, अर्जुन, आप दोनों पहले वापस जा सकते हैं। जब हम परिणामों पर चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम आपको बता देंगे। हाँ शिष्य, कृपया चले जाओ। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया और पीछे हटकर जू कैयुए के साथ सूर्य शिखर पर लौट गया। अर्जुन ने मज्जा शुद्धि शास्त्र वापस लाया और जू कैयुए को यह कहते सुना कि साधना की अवधि के बाद
सूर्य शिखर के 8 शिष्य बचे थे। इन 8 लोगों की प्रतिभा बस सूर्य देव तकनीक की साधना के लिए ही पर्याप्त थी, जबकि बाकी कुछ हजार लोग पूरी तरह से बाहर हो गए। यह एक भयावह उन्मूलन दर थी। इस बार अर्जुन द्वारा लाया गया मज्जा शुद्धिकरण शास्त्र सूर्यदेव कौशल की एक और बड़ी समस्या को हल कर चुका था, और वह थी पागल हो जाना। अस्थि शुद्धि शास्त्र की साधना करने के बाद स्वर्गीय मूल क्षेत्र से पहले एक मार्शल कलाकार स्वर्गीय यांग दिव्य कला के प्रहार को सहन नहीं कर सकता था और स्वतंत्र रूप से सूर्य को संयमित कर सकता था। स्वर्गीय मूल क्षेत्र के बाद हालांकि वे सूर्य को संयमित करना जारी नहीं रख सकते थे, फिर भी उन्मत्त होने की संभावना को दबाने में यह बहुत मददगार था। सन पीक के लिए यह असीम पुण्य का योगदान था। आधे दिन बाद शी बेहोंग ने भी अर्जुन को ढूंढ लिया और अपने इरादे बता दिए। अटूट स्वर्ण शरीर बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इस स्तर पर इसे उजागर करना उचित नहीं था। अगर मार्शल कलाकार दुनिया को अटूट स्वर्ण शरीर की शक्ति का एहसास दिलाना चाहते थे और गहन आकाश संप्रदाय पर अपनी निर्भरता से मुक्ति पाना चाहते थे, तो उन्हें यह काम खूबसूरती से करना होगा। शी बेहोंग का मतलब यह था कि यदि अर्जुन 6 महीने बाद संप्रदाय की बैठक में भाग लेने पर गहन आकाश संप्रदाय को हरा सकता है और अंतिम विजय प्राप्त कर सकता है, तो यह सबसे अच्छा होगा कि वह दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों के सामने अटूट स्वर्ण शरीर को सामने लाए और दुनिया के सामने इसकी घोषणा करे। अर्जुन ने गहरी सहमति से सिर हिलाया। बड़े साहब, यह शिष्य अपने शरीर को निखारने के लिए हाओरान अग्नि झील में प्रवेश करना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप शाही परिवार से बात करने में मेरी मदद कर सकते हैं। अर्जुन ये शब्द कहने से हिचकिचा रहा था। उसने अभी अपने स्वामी से छठे राजकुमार का प्रस्ताव अस्वीकार करने को कहा था, लेकिन अब वह शाही परिवार की पवित्र भूमि पर साधना करने जाना चाहता था। यह उचित नहीं लग रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद शी बेहोंग ने तुरंत अर्जुन को एक पत्र लिखा और कहा, हालांकि आप लाल पृथ्वी महाद्वीप पर नहीं जा सकते, फिर भी एक गुप्त मिशन है जो आप अभी कर सकते हैं। ओह, कौन सा गुप्त मिशन? अर्जुन ने जल्दी से पूछा। शी बेहोंग रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और बोले, यह फिलहाल एक रहस्य है। मैंने आपको अपने पत्र में पहले ही सिफारिश कर दी है। जब आप शाही परिवार के सदस्यों से आधिकारिक रूप से संपर्क करेंगे, तो वे स्वाभाविक रूप से आपको बता देंगे। जहां तक हाओरान अग्नि झील का प्रश्न है, आपको उसमें प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। आपके द्वारा लाया गया स्वर्ण शरीर अविनाशी है। इसने न केवल हमारे ब्लू टाइड महाद्वीप के मार्शल दाव संकट को बचाया, बल्कि यह दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों को गहन आकाश संप्रदाय के बंधनों से भी मुक्त करेगा। आप जो पुस्तक वापस लाए हैं, वह निश्चित रूप से हमारे हाउतियन साम्राज्य के लिए रैंक एक सैन्य सेवा है। मुझे विश्वास है कि शाही परिवार आपको बहुत बड़ा इनाम देगा। प्रथम श्रेणी का संरक्षक आयुध। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। इस प्रकार का सैन्य कौशल अत्यंत दुर्लभ था। आमतौर पर सैन्य क्षेत्र से बाहर के युद्ध कलाकार किसी न किसी तरह से स्थिति को बदलने और साम्राज्य को विनाश की विपत्ति से बचाने की पूरी कोशिश करते थे। इसीलिए उन्हें यह गौरव प्राप्त था। ठीक है, समय बहुत कम है, आप तुरंत जा सकते हैं। शी बेहोंग ने मुड़कर जाने से पहले एक और सरल स्पष्टीकरण दिया। अर्जुन ने पत्र को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसका मूड बहुत अच्छा हो रहा था। हाओरान अग्निकुंड सम्राट हाओतियान और हाओरान संप्रदाय के गुरु द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था। यदि वह साधना करने के लिए इस अग्निकुंड में प्रवेश कर सके, तो उसकी बिजली प्रतिरोध क्षमता निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। दूसरे शब्दों में, यह बहुत संभव था कि वह प्रकृति अग्निकुंड से श्वेत ज्वाला धधकती बिजली वाले सच्चे संत को अवशोषित कर ले। उस समय उसका क्षेत्र छलांगों और सीमाओं से आगे बढ़ जाएगा और वह निश्चित रूप से सीधे स्वर्ग मूल क्षेत्र में पहुंच जाएगा। स्वर्ग मूल क्षेत्र में पहुंचने के बाद वह आधे प्रयास से दोगुने परिणाम के साथ संप्रदाय की लड़ाई में भाग लेने में सक्षम होगा।
हावरान अग्निझील, मुझे प्रवेश करना होगा। अर्जुन ने पत्र को एक तरफ रख दिया और जल्दी से जू कैयुए के बेडरूम की ओर भागा। रास्ते में उनकी मुलाकात सनपीक के नव पदोन्नत शिष्यों से हुई और उन्होंने एक दूसरे का मुस्कुराकर अभिवादन किया। अर्जुन ने जू कैयुए को अलविदा कहने के बाद बिना रुके उत्तर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। 3 दिन बाद अर्जुन अंततः हाउतियन साम्राज्य की राजधानी के बाहर दिखाई दिया। हाउतियन की राजधानी के कई हजार किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाई जोन था। अर्जुन ने एक सड़कनुमा राक्षसी जानवर का रूप धारण कर लिया और 5 दिन बाद आधिकारिक तौर पर हाउतियन साम्राज्य के केंद्र हाउजिंग शहर में प्रवेश किया। यह पहली बार था जब अर्जुन हाउजिंग आया था, और यह भी पहली बार था जब उसने इतनी भव्य राजधानी देखी थी। हाउजिंग का आकार मूनगेजर शहर से कम 5 गुना बड़ा था। बादलों से ऊपर उठे टावरों ने अर्जुन को एक साम्राज्य की ताकत का एहसास कराया। क्या तुमने सुना? प्रकृति संप्रदाय का अर्जुन सचमुच अद्भुत है। पश्चिमी क्षेत्रों के काले और सफेद दोनों रास्तों ने उसे रोकने और मारने के लिए भेजा है, लेकिन वह अर्जुन वास्तव में बच निकला है। यह सही है। कितना दुर्जय और अद्भुत आदमी था। पहले तो मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक किंवदंती है, लेकिन जब हमारे परिवार का कारवां पश्चिमी क्षेत्रों से लौटा तो इसकी पुष्टि हो गई कि यह वास्तव में सच था। राहगीरों की बातचीत सुनकर अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने मन ही मन सोचा, हाउजिंग की बात इतनी जल्दी हाउजिंग तक कैसे पहुंच गई? हाउजिंग वाकई एक सूचना केंद्र है। पश्चिमी क्षेत्रों के बेहद नजदीक स्थित ब्लूस्टोन शहर को भी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हाउजिंग पहले ही पूरे देश में फैल चुका है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वहां 7-8 युवा मार्शल आर्ट कलाकार सड़कों पर इधर उधर घूम रहे थे। उन सभी ने काले वस्त्र पहने हुए थे और उनकी पीठ पर 3 मीटर ऊंची कृपाण लटकी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि हाउजिंग में यह एक नया चलन है। अध्याय 580। सड़क पर अराजकता। हाउजिंग की समृद्धि विश्व प्रसिद्ध थी। आर्थिक समृद्धि के मामले में यह 9 फॉर्मामेंट साम्राज्य से भी ऊपर था। इसलिए दुनिया भर से, सभी महाद्वीपों से और यहां तक कि राक्षस जाति के लोग भी विशालकाय राक्षसी जानवरों पर सवार होकर यहां देखे जा सकते थे। ये राक्षस निष्क्रिय राक्षस नहीं थे, बल्कि रूढ़िवादी राक्षसी जानवर साम्राज्य से आए थे। अनगिनत महाद्वीपों से बने इस विशाल संसार में कई महाद्वीप ऐसे थे जो पूरी तरह से राक्षसी पशु महाद्वीप थे। वहां राक्षसी जाति के घटकों वाले पूर्ण साम्राज्य थे, और ये राक्षसी जाति के साम्राज्य और मानव साम्राज्य सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि विकासवाद के अनुसार राक्षसी जानवरों के प्रति राक्षस जाति का रवैया राक्षसी जानवरों से ही आया था। हालांकि मानवरूपी राक्षसों के बीच विवाह के बाद जिन शिशुओं को उन्होंने जन्म दिया वे राक्षसी जानवर नहीं बल्कि राक्षस थे। राक्षस जाति की दृष्टि में राक्षसी पशु असभ्य और अज्ञानी प्राणी थे जिन्हें सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, और यहां तक कि उन्हें मारकर खाया भी जा सकता था। बहुत से लोग इसे नहीं समझ पाए, लेकिन आत्मिक वानरों के प्रति मनुष्य के रवैये के बारे में सोचने पर उन्हें कमोबेश समझ आ गया। अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि उसका पिछला जीवन एक ग्रीन हाउस में खिले फूल जैसा था। युद्ध कला में उसकी उपलब्धियां बहुत ही भयावह थीं, लेकिन उसे सांसारिक दुनिया की मानवीय परिष्कार और राक्षसी जानवरों व राक्षसी जातियों से जुड़े ज्ञान के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इसलिए वह हमेशा इस ज्ञान की पूर्ति करता रहता था। जब भी उसे समय मिलता वह राक्षसी जानवरों पर ढेर सारी किताबें पढ़ने के लिए इकट्ठा कर लेता था। अब तक उसने राक्षसी जानवरों और राक्षस जाति के बारे में काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हाउजिंग की चौड़ी सड़कों पर एक साथ चलने वाली 66 गाड़ियां तथा 10 मीटर से अधिक ऊंचे 20 राक्षसी पशु वाहन रखे जा सकते थे। हाउतियान शहर के लोगों के अहंकार और व्यामोह की तुलना में हाउजिंग शहर अपने जटिल कर्मियों के कारण बाहरी लोगों के प्रति अत्यंत सहिष्णु था। इस समय अर्जुन एक विद्वान की तरह कपड़े पहने हुए था।
वह जानता था कि उसकी पहचान बहुत खास है, इसलिए उसका उजागर होना असुविधाजनक था। उन्होंने एक गाड़ी किराए पर ली और चुपचाप किताबें पलटते रहे। कभी कभी बाहर की ओर भी देख लेते थे। सड़कों पर लोगों की अंतहीन भीड़ आती जाती रहती थी। ज्यादातर लोग सिर झुकाकर जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाते थे। हाउजिंग में खेलने आए कुछ व्यापारी और मार्शल आर्टिस्ट भी थे। कहा जा सकता है कि वे बेहद जिंदा दिल थे। अर्जुन के लिए यह दुर्लभ खाली समय था। वह गाड़ी में बैठा था और बहुत ही आरामदायक मूड में था। हालांकि उनके जाने के कुछ देर बाद ही उन्होंने अपने पीछे से एक अराजक चीख और एक अन्य आवाज सुनी जो चिल्ला रही थी, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। जैसे ही आवाज अर्जुन के कानों में पड़ी, उसने अपने पीछे हवा का झोंका महसूस किया। एक त्रिकोणीय गैंडा जैसा राक्षसी जानवर भीड़ में बाएं दाएं भागा और पैदल चलने वालों के बड़े बड़े समूह घबराहट में इधर उधर भागने लगे। त्रिकोणीय गैंडा आश्चर्यजनक रूप से 20 मीटर लंबा और लगभग 7 मीटर ऊंचा था। वह अर्जुन की गाड़ी से पीछे से टकराने ही वाला था। कोचवान अभी भी इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसकी दृष्टि अवरुद्ध होने के कारण उसे पता नहीं चला कि क्या हुआ था। अर्जुन ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। उसने स्क्रॉल को अपनी बाहों में रखा और हल्के से अपने बाएं पैर पर थपथपाया। फिर उसका शरीर तेजी से गाड़ी से बाहर निकल गया। वह कोचवान को भी अपने साथ बाहर ले आया। जैसे ही अर्जुन और अन्य 2 लोग उतरे जिस गाड़ी में वे सवार थे, उसे विशालकाय त्रिकोणीय गैंडे ने तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया। बहुत करीब, बहुत करीब। कोचवान हांफने लगा और अपनी छाती थपथपाने लगा। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। यह क्या है? अर्जुन सड़कों पर दौड़ते विशाल गैंडों को देखकर भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। हाउजिंग शहर के अमीर लोग बहुत ही नासमझ थे। इतने बड़े राक्षसी जानवर पर सवार होकर वे घनी पैदल भीड़ वाली जगह पर इतनी लापरवाही से पेश आ रहे थे। गैंडे की पीठ पर एक दुबला पतला आदमी बैठा था जिसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वह बेहद खूबसूरत था। नियंत्रण से बाहर। कोचवान चौंक गया और बोला, सवारी नियंत्रण से बाहर है। तो यह मामला है। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया और तुरंत गैंडे को दबाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही गैंडा सड़क के दाहिनी ओर वाली इमारत से टकरा चुका था। सड़क पर एक मां अपने 2 बच्चों को खींच रही थी और घबराहट में बच रही थी। वह भी दंग रह गई। बच्चे! अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने तुरंत अपनी फूल जैसी उंगलियों का इस्तेमाल करके मां और बेटे को हवा में उठा लिया और जमीन पर तैरा दिया। मार्शल आर्टिस्ट गिरकर उड़ गया। गिरने के बाद वह खड़ा हो गया। हालांकि मां और बेटा दोनों ही सामान्य लोग थे। अगर वे सचमुच जमीन पर गिरते और 7-8 मीटर की ऊंचाई से इतनी तेज उड़ान के साथ गिरते तो शायद उनकी मौत हो जाती। आप कैसे हैं? अर्जुन 3 कदम और 2 कदम आगे बढ़ी और मां और बेटे को ऊपर आने में मदद की। मां ने अपने बच्चे को गले लगा लिया और डर के मारे चिल्ला उठी। दोनों बच्चे 5-6 साल के लग रहे थे। छोटी बच्ची की हालत ठीक थी। गैंडे ने उसके पूरे बाएं हाथ को नोच डाला था और उससे बहुत खून बह रहा था। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मेरे पास कुछ ट्रॉमा दवा है, यह बहुत असरदार है। अर्जुन ने अपनी मां को दिलासा दिया और जल्दी से लड़के के जख्मों पर पट्टी बांध दी। इस समय एक गैंडे पर सवार सुंदर आदमी दयनीय हालत में ढह गई कपड़ों की दुकान से बाहर भागा। मैं तुम्हें अवज्ञा करने पर मजबूर करूंगा, मैं तुम्हें अवज्ञा करने पर मजबूर करूंगा। उस आदमी ने हाथ में एक लोहे का कोड़ा पकड़ा और गैंडे को जोर जोर से कोड़े मारे। लोहे के कोड़े पर दांतेदार कांटे थे, जिससे गैंडा लगातार चीखता रहा। गैंडे को धूम्रपान कराने के बाद उसने लोहे का कोड़ा जमीन पर फेंक दिया और वापस जाने के लिए मुड़ गया। उसे गैंडे की सवारी की भी परवाह नहीं थी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और तेजी से दौड़कर उस आदमी की कलाई पकड़ ली। तुमने किसी को मारा है? तुम भागना चाहते हो? उसने कहा। छोड़ो मुझे। मैंने किसे मारा? उस आदमी ने अर्जुन का हाथ झटक दिया। ऐसा लग रहा था कि वह गैंडे से बहुत नाराज था
और उसका मूड बहुत खराब था। हालांकि जब उसने अर्जुन की उंगली का पीछा किया और मां बेटे की दुखद स्थिति देखी, तो उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने अभी तो नहीं देखा था। अगर तुम्हें यह नहीं दिख रहा तो भूल जाओ। अर्जुन मन ही मन गुस्से से भर गया। तुम, एक मार्शल आर्टिस्ट, एक राक्षसी जानवर पर सवार होकर घूम रहे थे और लगभग एक आम नागरिक होने का नाटक कर रहे थे। क्या तुमने बस इसी वाक्य से काम तमाम कर दिया? मैं बस इसकी कीमत चुका दूंगा। मैंने उन्हें नहीं मारा। उस खूबसूरत आदमी ने मुट्ठी भर सोने के सिक्के निकाले और मां बेटे की तरफ फेंक दिए। इसके बाद वह मुड़कर चला गया। रुको! अर्जुन उस आदमी के सामने खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, तुमने उसे ऐसी हालत में ला दिया कि तुमने माफी भी नहीं मांगी। रास्ते से हट जाओ। वह आदमी भी चिंतित था और बोला, मुझे अभी भी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मानव जीवन से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्जुन ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि पैसा सब कुछ हल कर सकता है? यह सही है। ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसने किसी को गिरा दिया हो? ऐसा लग रहा है कि वह गुस्से में है। यह सही है। यह हाउजिंग है, तर्क करने का स्थान। सड़कों पर मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया। उनके मुंह से उस आदमी के प्रति जिम्मेदारी भरी बातें निकल रही थीं। भीड़ ने उस आदमी की तरफ इशारा किया। उसका चेहरा फटकार से लाल हो गया था। वह गुस्से में था, इसलिए उसने अर्जुन पर अपना गुस्सा उतारा और गुस्से से बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने यह नहीं देखा। मैं भी पैसे लेकर आया था जो मुझे साथ ले जाना चाहिए था। मैंने मां और बेटे को जो सोने के सिक्के दिए हैं, वे उन्हें जीवन भर नहीं मिलेंगे। तुम्हें और क्या चाहिए? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, माफी मांगो। जाओ और मां, बेटे से माफी मांगो। माफी मांगो? मुझसे? तुम चाहते हो कि मैं उनसे माफी मांगू? उस आदमी ने मानो दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। उसने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए अविश्वास से पूछा, अध्याय 589, शाही वंश। तुम नासमझ हो, अर्जुन ने कहा। तुमने किसी को लगभग मार ही डाला था। माफी मांगना तुम्हारे लिए इतना आसान है? क्या माफी मांगना मुश्किल है? हाँ, जल्दी से माफी मांगो। किसी के लिए अनाथ और विधवा होना आसान नहीं है। तुमने किसी को मारा और फिर भी तुम समझदार हो? भीड़ ने उस आदमी को फिर डांटा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसने गुस्से से कहा, रास्ते से हट जाओ। मुझे बहुत जरूरी काम निपटाने हैं। मेरे जरूरी काम में देरी करके तुम मुझे नाराज नहीं कर सकते। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो जाने के बारे में सोचना भी मत। अर्जुन उससे झगड़ने लगी। वह आदमी बहुत गुस्से में था। वह गाल फुलाए मां बेटे के पास गया। उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, माफ करना, मैं अपनी सवारी ठीक से नहीं संभाल पाया। आपको चौंका देने के लिए मैं माफी चाहता हूं। क्या इतना काफी है? उस आदमी ने अपना सिर घुमाया और अर्जुन की नाक की ओर जोर से इशारा किया। फिर वह तेजी से दूर भाग गया। ये कैसी खूबियां हैं? ये तो हमारे हाउसिंग को सचमुच शर्मिंदा करती हैं। भीड़ गालियां देती हुई तितर बितर हो गई। क्या तुम ठीक हो? अर्जुन ने मां और बेटे को उठने में मदद की और लड़के की चोटों की जांच की। मां इतनी डर गई कि वह जवाब देना ही भूल गई। ये पैसे ले लो और घर जाओ। बच्चे की चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 1-2 दिन में लगभग ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने बाघ के सिर वाले लड़के के बालों को सहलाया और कहा, युवक, तुम बहुत बहादुर हो। अपनी मां की अच्छी तरह से रक्षा करो। छोटा लड़का भी काफी मजबूत था। दर्द के अलावा वो बिल्कुल नहीं रोया। हाँ, छोटे लड़के ने जोर से सिर हिलाया और बोला, मां, मैं ठीक हूं। चलो घर चलते हैं। इस समय मां ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपने बच्चे को दूर ले जाने से पहले अर्जुन को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। युवा मालिक सचमुच बहुत दयालु है। दुर्भाग्य से मेरी गाड़ी नष्ट हो गई। कोचवान पास आया और कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। माफ करना, मैं ये बात भूल ही गया था।
अर्जुन ने अपने माथे पर थपकी दी और तुरंत सोने के सिक्कों से भरा एक छोटा सा थैला निकालकर उसमें ठूंस दिया। मैंने तुम्हारी गाड़ी किराए पर ली है, ये पैसे ले लो। कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोचवान मुस्कुराया और पैसों का थैला ले लिया। चिंता मत करो युवा मालिक, मैं अभी आपके लिए एक नई गाड़ी ला दूंगा। इतनी छोटी सी गड़बड़ी का अनुभव करने के बाद अर्जुन ने इसे दिल पर नहीं लिया और रास्ते में पढ़ना जारी रखा। शाही महल के मुख्य द्वार से 10 मील दूर पहुंचने के बाद गाड़ी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकी। अर्जुन केवल अपने आप चलने के लिए ही आगे बढ़ सका। यद्यपि यह स्थान महल से बहुत दूर था, फिर भी बादल सागर में खड़ी एक इमारत की परछाई पहले से ही देखी जा सकती थी। हाउतियन शाही महल अतुलनीय रूप से विशाल था तथा इसका क्षेत्रफल एक छोटे शहर के बराबर था। एक भयानक देश रक्षा पंक्ति की सुरक्षा के अलावा बादलों की परतें महल को ढौंक रही थीं। जब तक वे महल के अंदर न पहुंच जाते, उन्हें बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आसमान में फ्लाइंग गार्ड्स की कड़ी गश्त थी। उन पर नो फ्लाई जोन का कोई प्रतिबंध नहीं था और जमीन पर स्थित शाही शहर पर कड़ी सुरक्षा थी। रुको, शाही महल के पास जाना मना है। एक गार्ड्स लीजन कोर आसमान से उतरी और अर्जुन को रोक दिया। महल के पास तुम क्या करना चाहते हो? किसी से मिलना चाहते हो या कोई व्यापार करना चाहते हो? एक गार्ड लीडर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। महल में घुसने के लिए तुम्हें जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। क्या तुमने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं? तुम इस तरह अंदर घुसने की हिम्मत कर रहे हो? अर्जुन भी बहुत लाचार था। बेशक उसे इन नियमों के बारे में पता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह किसे ढूंढ रहा है। एल्डर शी बेहोंग ने बताया कि उसे शाही परिवार के लिए एक गुप्त मिशन पर जाना है, लेकिन उसने किसी और को नहीं बताया। ओह, मैं हावरान संप्रदाय से हूं। ये हमारे एल्डर शी बेहोंग का पत्र है। अर्जुन ने दोनों हाथों से पत्र आगे बढ़ाया। वह मदद मांगने आया था, इसलिए थोड़ा और अनुशासित होना बेहतर था। एल्डर शी बेहोंग का पत्र? कप्तान ने तुरंत सम्मानपूर्वक पत्र को दोनों हाथों से लिया और खोला। इस तरह के पत्र में 2 तरह के पत्र होते थे, एक महल के कर्मचारियों के लिए और दूसरा राज परिवार के सदस्यों के लिए। कप्तान ने पत्र की विषय वस्तु को देखा और गंभीरता से कहा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं जाकर संदेश दे आता हूं। आओ, इस युवा स्वामी को सूर्यास्त बादल महल में प्रतीक्षा करने के लिए ले आओ। बाकी गार्ड्स लीजन कोर ने तुरंत अर्जुन को शाही महल के बाहरी प्रांगण में लाया और सनसेट क्लाउड पैलेस नामक महल में विश्राम किया। महल की एक नौकरानी ने अर्जुन डुआन की छाय के लिए पानी डाला और नाश्ता देने के बाद चली गई। अर्जुन ने इस जगह को ध्यान से देखा और पाया कि महल उसकी कल्पना से कहीं अधिक सादा था। उन्होंने मूलतः सोचा था कि शाही महल स्वर्णिम और दैदीप्यमान होना चाहिए तथा यहां तक कि स्तंभ भी सोने से मढ़े होने चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। यह सनसेट क्लाउड हॉल काफी बड़ा था, लेकिन इसे प्राचीन सुगंध से सजाया गया था, जो कुछ विद्वानों के लिए एक सभा स्थल जैसा था। कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति दरवाजे से अंदर आया। उसने पहले अपने पिछले हाथ से दरवाजा बंद किया और फिर दरवाजे के पास खड़ा होकर अर्जुन को ध्यान से देखने लगा। अर्जुन भी जल्दी से खड़ा हुआ और मेहमानों का जायजा लिया। इस व्यक्ति की उम्र लगभग 30 साल थी। वह दिखने में गरिमामय था और लंबा, चौड़ा और हट्टा कट्टा था। उसकी लंबाई कम से कम 2.23 मीटर थी। हालांकि उसकी मार्शल आर्ट का क्षेत्र किसी चीज से अवरुद्ध था, जिससे अर्जुन के लिए उसकी जांच करना असंभव हो गया था। हालांकि पीले वस्त्र पहने इस व्यक्ति को देखकर कोई भी बता सकता था कि वह निश्चित रूप से शाही परिवार का सदस्य था। क्या आप अर्जुन हैं? वह आदमी अभी भी अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। हाँ, शिष्य हावरन संप्रदाय, सनपीक और अर्जुन। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया, लेकिन उसके स्वर में कोई डर नहीं था। हाँ, तुम कैयुवे के शिष्य हो। उस आदमी ने सिर हिलाया। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? शिष्य को नहीं पता। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया।
वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं सभी राजकुमारों में छठे स्थान पर हूं। छठे राजकुमार? अर्जुन के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी। उसे सचमुच डर लग रहा था कि क्या होगा। एल्डर्शी, एल्डर्शी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं आपकी स्थिति समझता हूं। छठे राजकुमार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन का दिल धड़क उठा। बैठो। छठे राजकुमार ने हाथ हिलाया। शिष्य की हिम्मत नहीं है। अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। यहां सिर्फ दो कुर्सियां थीं। एक आम आदमी शाही परिवार के सदस्य के बराबर कैसे बैठ सकता था? और तो और वह सम्राट हाउतियान के सीधे वंश का छठा राजकुमार था। मैं तुम्हें बैठने दूंगा। तुम्हें औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। छठे राजकुमार ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। अर्जुन को लगा कि वहां एक अवर्णनीय राजसी युआन क्यूई है, जिसने उसे जबरदस्ती कुर्सी पर दबा दिया। युआन क्यूई की यह विशेषता बहुत खास थी। यह 5 तत्वों से संबंधित नहीं थी, लेकिन इसमें एक प्रकार की दमनकारी शक्ति निहित थी। अर्जुन मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसने छठे राजकुमार को बहुत नाराज कर दिया था। उसे अंदाजा नहीं था कि भविष्य में उसे इतनी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ेगा। छठा राजकुमार भी बैठ गया। उसने अर्जुन के विचारों को समझ लिया था और मुस्कुराया। मैं उतना संकीर्ण सोच वाला नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं केयूए के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानता हूं और मुझे यकीन है कि तुम भी जानती हो। अगर वह मुझे अपने दिल में रखती, तो अगर 10,000 लोग भी उसे रोकते, तो भी वह मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करती। अगर केयूए और मैं भाग्य में नहीं हैं, तो यह भी भाग्य है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नियंत्रित कर सकें। यह सच है। अर्जुन ने सिर हिलाया। छठे राजकुमार के बारे में उसकी सकारात्मक धारणा और गहरी हो गई। इस व्यक्ति ने न केवल उसके साथ परेशानी की तलाश नहीं की, बल्कि उसे समझाने की पहल भी की। अध्याय 590। विश्वास। छठे राजकुमार ने अपना चाय का प्याला उठाया और मुस्कुराया। तुम वही हो जिसकी कैयुए कदर करती थी। तुम अपनी मालकिन को जानते हो। हालांकि वह होशियार है, पर बहुत सीधी, सादी है और इंसानी मामलों में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती। मुझे आशा है कि आप अपने स्वामी की अच्छी देखभाल करेंगे और उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देंगे। अर्जुन ने कहा, मेरे अपने स्वामी, मैं बिना किसी शर्त के स्वाभाविक रूप से पुत्रवत भक्ति दिखाऊंगा। हां। छठे राजकुमार ने सिर हिलाया और कहा, हमने निजी मामलों की बात कर ली है। अब व्यापार की बात करते हैं। आप इस बात को लेकर बहुत उत्सुक होंगे कि मेरे स्तर के किसी व्यक्ति का आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आना किस तरह का गुप्त मिशन है। सचमुच, अर्जुन भी इस बारे में उत्सुक था। वह जानता था कि वह शाही परिवार से एक मिशन लेकर महल आ रहा है, लेकिन उसने शुरू में सोचा था कि महल के अधिकारियों द्वारा उसका स्वागत करने से ही बात खत्म हो जाएगी। कौन जानता था कि इससे एक प्रसिद्ध छठा राजकुमार सामने आएगा। लगता है यह मिशन आसान नहीं है। छठे राजकुमार के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वे बेहद गंभीर हो गए। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपना मिशन बताऊं, मुझे तुमसे एक बहुत गंभीर सवाल पूछना है। तुम्हें इसका ईमानदारी से जवाब देना होगा। माफ करें, अर्जुन ने कहा। छठा राजकुमार आगे झुका और गहरी आवाज में बोला, अर्जुन, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? उस पल अर्जुन को अचानक ऐसा लगा जैसे छठे राजकुमार ने उसे पूरी तरह से पहचान लिया हो। यह एक अवर्णनीय एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी व्यक्ति की निगाह आपकी हड्डियों में, आपकी आत्मा की गहराई में, आपके सच्चे विचारों को खोद रही हो। अर्जुन ने कभी किसी से ऐसी भावना का अनुभव नहीं किया था, यहां तक कि अपने पिछले जीवन में गहन आकाश संप्रदाय के संप्रदाय गुरु से भी नहीं। अर्जुन को पता था कि शाही परिवार के सदस्यों के लिए विश्वास शब्द कितना महत्वपूर्ण था। कितने महलों में धोखा हो रहा था, कितने राजकुमार आपस में लड़ रहे थे। सब विश्वास शब्द का उच्चारण कर रहे थे।
राजपरिवार में इसका कितना महत्व था। जब अर्जुन ने छठे राजकुमार से बात की तो वह बहुत सावधान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि छठे राजकुमार जिस भरोसे की बात कर रहे थे उसका मतलब है कि वह हाउतियन शाही कुल के प्रति वफादार हो सकता है या खुद छठे राजकुमार के प्रति। जरूर, प्रकृति संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से हाउतियन साम्राज्य के अधीन एक विषय के रूप में अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अर्जुन का उत्तर भी बहुत चतुराई भरा था। राजनीति में ऐसी स्पष्टता ठीक नहीं। अगर आप कोई रुख नहीं अपनाते तो आप मौत को दावत दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने कभी राजनीति में जाने के बारे में नहीं सोचा था, न ही उनका शाही परिवार के साथ बहुत अधिक करीबी विवाद करने का इरादा था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। छठे राजकुमार ने सिर हिलाया और अर्जुन के शब्दों पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने पत्र निकाला और कहा, एल्डरशी बेहोंग ने पहले ही आपका परिचय मुझसे करा दिया है। आइए अब आपके मिशन के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, स्वर्गीय गहन संप्रदाय और उड़ते बादल संप्रदाय नौ फर्मामेंट्स महाद्वीप में बहुत शक्तिशाली हैं, जो ज्यूक्सियाओ साम्राज्य पर बहुत दबाव डालते हैं। कुछ ही महीने पहले नौ फर्मामेंट्स साम्राज्य ने एक दूत भेजकर मुझे हाउतियान के साथ गुप्त रूप से सहयोग करने का इरादा बताया था। यह अच्छी बात है, अर्जुन ने कहा। बिल्कुल, छठे राजकुमार ने कहा, हमारी मदद से ज्यूशियाओ साम्राज्य कुछ संप्रदायों द्वारा लाए गए दबाव को कम कर सकता है और हमारा हाउतियान साम्राज्य भी इससे बहुत लाभान्वित हो सकता है। बेशक यह ऐसी बात नहीं है जिसकी आपको परवाह करनी चाहिए। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए हम नौवीं राजकुमारी को ज्यूक्सियाओ साम्राज्य के शाही कबीले में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम शादी कर सकें तो यह सबसे अच्छा होगा, अगर नहीं तो कम से कम इससे हमारा रुख तो जाहिर होगा। लेकिन किसी कारण से गहन आकाश संप्रदाय को इस मामले के बारे में पता चल गया है। वे निश्चित रूप से गुप्त रूप से इसमें बाधा डालेंगे। तो आपका मिशन नौवीं राजकुमारी को नौ फर्मामेंट्स साम्राज्य तक सुरक्षित रूप से पहुंचाना है। यह सुनकर अर्जुन का दिल भारी हो गया। अगर कोई और मिशन होता तो छोड़ो, लेकिन नौवीं राजकुमारी, अगर नौवीं राजकुमारी के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो हाउरान संप्रदाय भी फंस जाएगा। मुझे समझ नहीं आया, अर्जुन बुदबुदाया। चूंकि यह इतना महत्वपूर्ण मामला है तो तुम्हें मेरे जैसे छोटे मूल क्षेत्र के मार्शल कलाकार की जरूरत क्यों है? क्या कुछ उच्च क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को ढूंढना बेहतर नहीं होगा? छठे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है? पहली बार हमने नौवीं राजकुमारी को 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप तक ले जाने के लिए 5 हेवंस क्रायर क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को भेजा। दूसरी बार इस मिशन को पूरा करने के लिए 5 फॉर्च्यून रियल मार्शल कलाकारों को भेजा गया। लेकिन दोनों ही मौकों पर उन्हें गहन आकाश संप्रदाय और उड़ते बादल संप्रदाय के लोगों ने रोक लिया और मार डाला। ये वे ही थे जिन्होंने राजकुमारी की पूरी तरह से रक्षा की और उसे वापस भेज दिया। आप जानते हैं, छठे राजकुमार ने अपने हाथ जोड़कर गंभीरता से कहा, एक मार्शल कलाकार की साधना जितनी ऊंची होती है, उसका लक्ष्य बनना उतना ही आसान होता है और उसे खोजना भी उतना ही आसान होता है। 2 असफलताओं के बाद हम समझते हैं कि एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार द्वारा राजकुमारी की सुरक्षा करना गहन आकाश संप्रदाय के लिए एक जीवित लक्ष्य बन जाएगा। आप जैसे निम्न स्तरीय मार्शल कलाकारों की सफलता दर बढ़ जाएगी। मूल क्षेत्र के दुश्मन हमेशा मूल क्षेत्र में ही होते हैं और स्वर्गीय स्कायर क्षेत्र के दुश्मन ज्यादातर स्वर्गीय स्कायर क्षेत्र में ही होते हैं। मैं इस तर्क को समझता हूं। अर्जुन ने सिर हिलाया। तो फिर क्या मैं इस मिशन को अस्वीकार कर सकता हूं? अर्जुन ने पूछा। छठे राजकुमार ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, आप इस मिशन के बारे में पहले से ही जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन अपने रहस्यों को उजागर नहीं कर सकता है? अर्जुन ने असहाय होकर कहा, मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है, केवल मृत व्यक्ति ही रहस्य रख सकता है। जहाज पर चढ़ना आसान है, लेकिन उतरना कठिन। छठे राजकुमार ने कहा,
सच्चाई छिपाने के लिए 9वीं राजकुमारी 2 महीने से शाही महल में नहीं रह रही है। बाद में मैं किसी को भेजकर तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। तुम्हें 2 बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहले, अब से 9वीं राजकुमारी आपकी तत्काल वरिष्ठ है, उनके शब्द ही आदेश हैं। दूसरा, आपकी पहचान बहुत खास है। अब से आप अर्जुन नहीं हैं, बल्कि आप एक शिक्षक हैं जो राजकुमारी ज्ञान सिखाने में माहिर हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपको खुद को यंग मास्टर कहना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो आप एक शिक्षक हैं। मूल रूप से हमारी रक्षा के लिए आपका उपयोग करना नासमझी थी। हमें चिंता थी कि द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के साथ आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण आपको राजकुमारी के मामले में फंसाया जाएगा। लेकिन आपकी ताकत के आधार पर हम अभी भी यह जोखिम उठाने को तैयार हैं। शिष्य समझ गया। अर्जुन ने सिर हिलाया। यंग मास्टर एक बहुत बड़ा आधिकारिक पद है। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड ट्यूटर, ग्रैंड प्रोटेक्टर, यंग मास्टर और यंग मास्टर भी होते हैं। बेशक यह यंग मास्टर एक अस्थाई पद था जो छठे राजकुमार ने अर्जुन को उसकी पहचान छिपाने के लिए दिया था। तो फिर अर्जुन एक पल के लिए झिझका। इस बार वह मुख्यतः हाओरान अग्नि झील देखने आया था। छठे राजकुमार ने कहा, मैं जानता हूं आप प्राकृतिक अग्नि झील में प्रवेश करना चाहते हैं। आप जो सुनहरा शरीर वापस लाए हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आखिरकार यह योजना अभी शुरू नहीं हुई है। मैं आपको पहले से कोई इनाम नहीं दे सकता। मूल रूप से मैं आपको राजकुमारी को सफलतापूर्वक ले जाने की योजना बना रहा था। लौटने के बाद मैं आपको अग्नि झील में प्रवेश करने और साधना करने के लिए पुरस्कृत करूंगा। लेकिन यह देखते हुए कि अपनी ताकत में सुधार करना इस यात्रा में सफलता की कुंजी है, मैं आपको साधना के लिए जल्दी प्रवेश करने की अनुमति दे सकता हूं। वही वाक्य, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो किया है वह सार्थक है। अर्जुन, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? अर्जुन तुरंत खड़ा हुआ और झुककर बोला, कृपया निश्चिंत रहें छठा राजकुमार, अर्जुन आग और पानी से गुजरेगा और मर जाएगा। छठा राजकुमार खड़ा हुआ और अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। मैं अब तुम पर भरोसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कैयुए ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन मुझे आशा है कि आप अपने कार्यों से मुझे यह साबित कर देंगे कि मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया था। ठीक है, बाहर पहले से ही कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 9वीं राजकुमारी से संपर्क करने के लिए उसके पीछे चलो। 9वीं राजकुमारी तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर देगी।